कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो कि मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आप वहां जाने से मना नहीं कर सकते। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तेहो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो तेहो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि जो मुरे मलायंस है वो तुम्हें बुला रही है, और जो बड़े भाई हैं उन्होंने कहा था कि तुम वॉर में जा रहे हो। क्या जो लोग हैं वो वहां उस वॉर में जाके मर नहीं जाते। और इस चीज को सुन के मेन कैरेक्टर हैरान होता है और फिर वो हंसते हुए तेहो के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि हमारा जो तेहो है वो पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, यहाँ तक कि अपने सीनियर ब्रदर के लिए फिक्र कर रहा है। तो मैं इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे जैसे आदमी को किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए नहीं भेजेंगे। वो जहाँ तक है मुझे गेट कीपर या कुछ ऐसा ही काम दे देंगे, तो इसलिए तुम चिंता मत करो। चलो ठीक है, मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सेफली लौट के आ जाऊंगा, तो तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो। तो इस चीज को सुन के तेहो खुश हो जाता है। तो ठीक है सीनियर ब्रदर, और इसी बात को कह के वो दोनों प्रॉमिस करने लग जाते हैं। और तेहो कहता है कि आप जल्दी वापस आ जाना। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैं जल्दी आऊंगा, क्योंकि ये एक प्रॉमिस है। और सीन कट के दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर का, जो कि वहां बैटल फील्ड में होता है, और दिखाया जाता है कि उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है और उसके आसपास उसके साथी बहुत ज्यादा बुरी हालत में मरे हुए पड़े होते हैं। और वो सोच रहा होता है कि तेहो, मुझे माफ कर देना, ऐसा लगता है कि मैं अब वापस लौट के नहीं आ सकता। और उसी के सामने दिखाया जाता है एक आदमी को जिसने कि इन सभी की ये हालत की होती है, और दिखाया जाता है कि वो अपने अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज कर रहा होता है, और उसके आसपास मेन कैरेक्टर के सभी साथी मरे हुए पड़े होते हैं। और वो ओल्ड एज मैन जो कहता है कि लगभग 30 साल पहले कि जब मैं फूजन के साउथर्न शाओलिन में उसको खत्म करने के लिए गया था, और जैसा कि मैंने कहा, और वहां मैंने एक घर भी नहीं छोड़ा, ऐसा कि जैसे वहां शुरू से कुछ था ही नहीं। और तब मैंने वहां ये चीज डिस्कवर की। और वो इसी बात को कह के वहां एक बॉक्स को निकाल देता है और आगे कहता है कि मैं अभी भी ये समझ नहीं पाया हूं कि किस तरीके से ये एक लकड़ी का बॉक्स अभी तक मेरी उस ब्लडी वेब को सरवाइव कर गया बिना कोई स्क्रैच के, और ये तब से कभी न टूटने वाला बॉक्स ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी वाला ऑब्जेक्ट बन गया मेरे लिए। और इसी बात को कह के वो वहां मुड़ते हुए कहता है, और मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं अब दोबारा से इस तरीके का एक सरप्राइज पर्सन से मिलूंगा। और हमें बताया जाता है कि ये डीमन यूनियन का लीडर टायरेंट ब्लड पाम एम्परर है। और इसी बात को कह के वो अपना वहां क्यूआई सेपरेशन यूज करने लग जाता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वहां मेन कैरेक्टर की हालत और ज्यादा बुरी होने लग जाती है। और वो सोच रहा होता है कि ये किस तरीके का क्यूआई सेपरेशन है जो इतना ज्यादा खतरनाक है। और तभी टायरेंट ब्लड पाम एम्परर अपना हाथ बढ़ा के वहां मेन कैरेक्टर को उठाने लग जाता है, और इस चीज से मेन कैरेक्टर की हालत बुरी होने लग जाती है। और वो सोचने लग जाता है कि टेलीकाइनेसिस, वो भी इतनी ज्यादा दूर से, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। और दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होने लग जाती है, जबकि ब्लड एम्परर बोल रहा होता है, यहाँ तक कि मैंने इतनी ज्यादा नॉलेज ऑब्टेन की है जो कि कही जाए तो किसी हाईएस्ट ऑर्डर के स्किल से भी बहुत ज्यादा आगे है। यहाँ तक कि वो एक खाली कैजुअल सा अटैक था, मगर फिर भी तुमने उस अटैक को सरवाइव कर लिया। और मैं सोचूं कि यहाँ तक कि तुमने उस अटैक के गैप को ढूंढ के खुद को बचा लिया, कि तुम सच में अनबिलीवेबल टैलेंट हो। तो चलो ठीक है, मैं ये तुम्हारे लिए शॉर्ट बना देता हूँ, तो तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ। तो इस बात को सुन के मेन कैरेक्टर कराहते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब। और मेन कैरेक्टर इतना कह पाता है उससे पहले ब्लड एम्परर टेलीकाइनेसिस की मदद से उसको वहां दबाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वहां मेन कैरेक्टर की सभी हड्डियां तक टूटने लग जाती हैं, और वो वहां बहुत जोर जोर से करहा होता है। और ब्लड एम्परर कहता है, अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो तुम बहुत ज्यादा चीज को एंजॉय करोगे, मगर इसे मना करते हो तो तुम यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाओगे, और मेरे पास कोई भी ज्यादा पेशेंस नहीं है, तो इसलिए ध्यान से चुनो। और दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर जो कि वहां कराहते हुए कहता है कि मास्टर, कि मैं अपने मास्टर को कभी धोखा नहीं दूंगा, तो इससे अच्छा तुम मुझे मार दो। तो इस चीज को सुन के ब्लड एम्परर वहां हंसने लग जाता है, और वो तुरंत ही मेन कैरेक्टर को छोड़ देता है,
जिससे दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर वहां जमीन पे आके गिरता है और ब्लड एम्परर अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि सच में यहाँ तक कि तुम्हारे मार्शल आर्ट का टैलेंट ही नहीं मगर ये तुम्हारी स्पिरिट है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। मगर फिर भी, और वो इसी बात को कह के मेन कैरेक्टर के ऊपर एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि उसका हाथ सीधा ही मेन कैरेक्टर के चेस्ट के आर पार हो गया होता है और ब्लड एम्परर अपना हाथ निकाल लेता है जिससे दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर वहां गिर जाता है और जिस अटैक की वजह से दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर का खून इधर से उधर गिरने लग जाता है और थोड़ा सा खून उस मैजिक बॉक्स के ऊपर भी गिरता है और ब्लड एम्परर कहता है कि मैं ये सच में हेट करता हूं कि कोई मुझे रिजेक्ट कर दे और तुम्हें इस चीज से ऑनर फील करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें डायरेक्टली अपने हाथों से मारा है। और मेन कैरेक्टर वहां मरते हुए सोच रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से मरूंगा और इसी बात को कह के वो अपनी आंख मीच लेता है और जैसे ही वो अपनी आंख मीचता है तो उसकी सोच कहीं और ही आ चुकी होती है और दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपनी आंख खोल के देखता है तो वो वहां शॉक में उठता है और आसपास देखते हुए कहता है कि मैं कहां पर हूं और अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि मेरी बॉडी ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तभी कोई कहता है कि तुम किस्मत वाले हो कि तुम वही हो जिसको यहाँ ब्लेस किया जाना है। तो इस चीज को सुन के मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है जहां दिखाया जाता है किसी आदमी को जिसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकल रही होती है और वो आगे कहता है मैं तुम्हें हर एक वो चीज दूंगा जो मेरे पास है। तो मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम कौन हो और सीन चेंज हो जाता है और दिखाया जाता है ब्लड एम्परर के उस मैजिक बॉक्स का। जैसे ही मेन कैरेक्टर का खून उस मैजिक बॉक्स से गिरता है तो जो मैजिक बॉक्स होता है वो उस खून को अब्सॉर्ब कर लेता है और वो उस खून को अब्सॉर्ब करने के बाद वहां चमकने लग जाता है और वो वहां चमकते हुए हवा में उड़ने लग जाता है। तो इस चीज को देख के ब्लड एम्परर बहुत ज्यादा हैरान होके कहता है क्या कि ये अचानक से क्या हुआ और दिखाया जाता है तभी सामने मेन कैरेक्टर की बॉडी भी हवा में उड़ने लग जाती है। तो ब्लड एम्परर इसे देख के कहता है क्या ये हो सकता है और दिखाया जाता है तभी वो मैजिक बॉक्स ब्लड एम्परर के हाथ से मेन कैरेक्टर की तरफ खींचा जाने लग जाता है। तो ब्लड एम्परर उसे रोकते हुए कहते हैं कि ये क्या है कि नहीं कि मैंने अपना बेस्ट दिया जब से मेरे हाथ में आया है मगर ये किसी तुम जैसे को चूज करेगा इससे अच्छा। और इसी बात को कह के वो अपने हाथ में अटैक बनाते हुए कहता है कि इससे अच्छा मैं तुमको यहाँ से कंप्लीटली इरेज कर दूंगा। और जैसे ही वो अटैक कर पाता उससे पहले दिखाया जाता है कि वो मैजिक बॉक्स वहां सीधा ही मेन कैरेक्टर की बॉडी में जाके लग जाता है जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वहां उस जगह पर से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके की एनर्जी निकलने लग जाती है और दिखाया जाता है कि जिस वजह से जो ब्लड एम्परर होता है उसकी भी हालत खराब होने लग जाती है और तभी दिखाया जाता है वहां एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। तो ये सीन यहीं कट के हमें बताया जाता है कि एक ग्रेट डाइटेरियस इविल वॉर, एक ऐसी खतरनाक बैटल जो हर एक साल बढ़ती गई और ये लड़ाई जब तक चालू रही जब तक कि लाशों के पहाड़ और खून की नदियां बह गईं। मगर अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ कि जो इंसान हेवन और अर्थ के नीचे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, डीमन यूनियन का लीडर ब्लड एम्परर, वो असैसिनेट कर दिया गया। और मुरिम में यही डाउट रहा कि उसका जो असैसिनेशन है वो मिस्टीरियस तरीके से हुआ है मगर उस असैसिन की आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी रिवील नहीं हुआ और इस वजह से डीमन यूनियन बिखर गई और मुरिम अलायंस ने वॉर का एंड डिक्लेयर कर दिया। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है उस वॉर के खत्म हो जाने के 2 साल बाद यांगजू कंटी के ग्यानसू प्रोविंस में ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का। और वहां पे दिखाया जाता है एक ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का डिसाइपल जो कि वहां बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है। और वहीं पे दोबारा से हमें दिखाया जाता है तेहो को जो कि ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का 5th डिसाइपल है और ये इस एकेडमी हेड का 2nd सन है। और ये वही बच्चा है जो हमें कहानी के शुरुआत में मिला था जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से उसके वापस आने का प्रॉमिस लेता है। और दिखाया जाता है कि उसको एक बंदे ने पकड़ रखा होता है और जबकि वो चिल्ला रहा होता है कि सीनियर। और तेहो अपने सीनियर ब्रदर की हालत देख के बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो चिल्ला रहा होता है सीनियर ब्रदर। और हमें दिखाया जाता है एक बंदा जिसका नाम होता है डोंग,
जो कि हाफ गोस्ट फैक्शन का एनफोर्स ग्रुप कैप्टन है, जो कि उस डिसाइपल से कह रहा होता है कि सच में जब मैं तुमसे अच्छी तरीके से बात कर रहा था तो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, कि कितना ही समय हो गया है जब से तुमने हमारा जो पैसा है वो वापस नहीं दिया, तुम्हें अभी भी अपने कर्जे को उतारना है। और हमें बताया जाता है कि ये ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का सेकंड डिसाइपल कैंग है, जो कि उस बंदे से कहता है कि हमने तुमसे खाली 5 सोने की ईंटें ली थी और हमने तुम्हें 20 सोने की ईंटें पे कर दी है, मगर फिर भी अब तुम हमसे क्या चाहते हो? तो वो कैप्टन कहता है कि इधर देखो मिस्टर, इसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। अगर तुम्हें इसे गलत समझ रहे हो तो तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए टाइम पे। तो वो कैन सोच रहा होता है कि ये सच में मॉन्स्टर है, यहाँ तक कि इन्होंने हमारे पूरे ऑपरेटिंग फंड को भी ले लिया। मगर फिर भी सबसे पहली हमारी यही गलती हो गई कि हमने इनसे पैसे उधार लिए थे, और हम अपने मास्टर को भी इसी तरीके से इस क्रिटिकल कंडीशन में भी नहीं छोड़ सकते, जो ये कितना ही मूर्ख हो रहा है। और वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि 1 हफ्ता मुझे तुम खाली 1 और हफ्ता दे दो। तो पहले तो वो बंदा कैंग की बात को सुनता है और फिर हंसते हुए कहता है 1 हफ्ता, और वो तेहू की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसको यहाँ लाके इस फ्लोर पे लिटा दो। तो जिस बंदे ने तेहू को पकड़ा होता है वो भी कहता है कि ठीक है बड़े भाई, और वो तेहू से कहता है कि जल्दी वहां अच्छी तरीके से चलो। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मॉन्स्टर, जल्दी से वहीं रुक जाओ। और वो इतना कहता ही है कि दिखाया जाता है वो कैप्टन कैंग के मुंह पे एक पंच मारता है और अपने हाथ को मसलते हुए कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम 1 हफ्ते की कहोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। और वो कहता है कि जल्दी से उसको नीचे लेटाओ। तो वो बंदा भी कहता है ठीक है बड़े भाई, और दिखाया जाता है कि वो तेहू को जमीन पे लेटा देते हैं। और वो कैप्टन कहता है कि चलो ठीक है, जैसा कि तुमने कहा है मैं अब ऐसा ही करने वाला हूं, मगर ये कोई फ्री नहीं है, मैं इसके लिए इसका एक हाथ लूंगा। तो इस बात को सुन के कैंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि देखो रुको, कि मैं गलत था, मैं जल्दी तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, खाली 3 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैं जल्दी कुछ भी करके आधी रात तक तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। तो इस बात को सुन के वो बंदा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम, और इसी बात को कह के और वो कैप्टन सीधा ही अपनी लात कैंग के पेट में मारता है, जिससे दिखाया जाता है कि कैंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहां खून खांसते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरा हाथ ले लो, मगर उसको छोड़ दो। तो वो कैप्टन गुस्सा करते हुए कहता है नहीं, तुम्हें तो पैसे लेके आने हैं। और वो इशारा करते हुए कहता है कि फिलहाल ये बात ध्यान रखना कि तुम इसे अच्छी तरीके से काटो। तो वो दिखाया जाता है टकला बंदा जो कि वहां तेहू के हाथ को काटने के लिए तैयार होता है और अपनी तलवार लेके खड़ा होता है, जबकि 2 बंदों ने तेहू को पकड़ रखा होता है। और वो टकला बंदा कहता है कि हिलो मत, क्या पता मैं गलती से तुम्हारे सिर को ही काट दूं। तो इस बात को सुन के तेहू बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वहां रोते हुए कहता है कि रुको। और दूसरी तरफ वो कैंग जो कि चिल्लाते हुए रो रहा होता है, और तभी वो टकला बंदा अपना सीधा ही अटैक तेहू के हाथ पे कर देता है, जबकि तेहू सोच रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता अगर सीनियर ब्रदर अभी भी यहां होते। तभी दिखाया जाता है एक डैगर जो कि सीधा ही उस टकले की तलवार में आके लगता है और उसकी तलवार वहीं टूट जाती है। और इस चीज को देख के वहां सभी हैरान होते हैं और वो टकला कह रहा होता है कि यहाँ कौन है। तो कोई आदमी कहता है यहाँ तक कि मैं यहाँ से कुछ ही टाइम के लिए गया था, मगर फिर भी यहाँ कोई ऐसा भी है जो मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ इस छोटे से यांगू कंट्री में। और तभी कैंग इस आवाज को पहचानते हुए कहता है कि ये बात, और क्या ये हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है और वो उनसे कहता है कि ये जो लोग हैं मैं इनका सीनियर ब्रदर हूँ, जबकि वो खुश होते हुए बुला रहा होता है सीनियर ब्रदर। और तेहू कह रहा होता है कि तुम सच में वापस आ गए, जबकि वो कैप्टन कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई ऐसा भी था। तो उसके साइड वाला कह रहा होता है कि हाँ, कि 7 साल पहले यहाँ पे एक ऐसा आदमी तो था जो कि ईवल वॉर में गया था, जो यहाँ पे सबसे बड़ा डिसाइपल था, जो डिसअपियर हो गया, मगर र्यूमर के हिसाब से वो एनिमी के साथ फाइट करते हुए मर गया था, मगर देख के ऐसा लगता है कि ये सरवाइव कर गया। और तभी वो टकला बंदा वहां आगे बढ़ते हुए अपने हाथ को चटकाते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये अपना दिमाग खो चुका है। तो वो कैप्टन कह रहा होता है क्या?
तो इसका मतलब ये खाली एक, और वो इतना कहता ही है कि वो कुछ देख के हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है क्या वो यहां से गायब हो गया, यहां तक कि मैं उसी को देख रहा था। और दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि सीधा ही तेहू के पास पहुंच के कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना तेहू, कि ऐसा लगता है कि मैं यहां लेट आया हूं। और इस चीज को देख के वो सभी बंदे वहां बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि उनका कैप्टन हैरान होते कहता है क्या कि ये कब वहां पहुंच गया। और हमारे मेन कैरेक्टर उनको इग्नोर करके सीधा ही तेहू से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें कहीं लगी है। तो तेहू कहता है नहीं, और वहीं पे वो पीछे से कह रहा होता है कि सीनियर इसके नहीं मेरे लगी है। और दिखाया जाता है वो कैप्टन जो कि वहां इस चीज को देख के बहुत पसीने में लथपथ हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये एक मास्टर है और ये पॉसिबल भी कैसे है। और वो सभी से कहता है कि ये मॉन्स्टर, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ऊपर इस तरह की ट्रिक चलने की। और वो फिर दोबारा से सोचने लग जाता है अगर ये मुरेमलायन से लिंक भी है, मगर फिर भी ये कंट्री साइड के मार्शल एकेडमी का एक खाली डिसाइपल है और ये कितना ही स्ट्रांग हो सकता है। और वहीं दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कहता है कि तुम्हारे लिए ये इनफ नहीं था कि तुम इस मार्शल एकेडमी में इस तरीके का मिस फैला रहे थे, मगर तुमने हिम्मत की यहाँ के सबसे यंगेस्ट मेंबर को हर्ट करने की। और वहीं पे दिखाया जाता है कैंग को जो कह रहा होता है सीनियर ब्रदर कि यंगेस्ट को कुछ नहीं हुआ है, लगी तो मेरे है। और वहीं पे दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि गुस्सा करके कह रहा होता है कि तुम ये सोचना भी मत कि तुम यहां से खाली एक पीस में वापस जा सकते हो। और दिखाया जाता है वो कैप्टन को जो कि वहां सोच रहा होता है किलिंग इंटेंट और मर्डरस ऑरा, और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से इस पे अटैक करो। और दिखाया जाता है कि उसके सभी साथी मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं कि वो चारों और सीधे ही मेन कैरेक्टर के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे ही उन सभी का अटैक मेन कैरेक्टर के पास पहुंचता है तो कैंग और तेहू दोनों ही चिल्लाने लग जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर वहां से बिल्कुल गायब हो जाता है और उन सभी की तलवार सीधे जमीन पर जाके लगती है। और दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर उन सभी के पीछे पहुंच गया होता है और वो इतना फास्ट होता है कि वो उन पे अटैक करने के बाद उनके आगे चला गया। एक ही अटैक की वजह से वहां उन सभी के दांत बाहर निकल जाते हैं। और जबकि वो कैप्टन सोच रहा होता है कि ये क्या चीज है, तेहू और कैंग दोनों इस चीज को देख के बहुत हैरान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि इम्पॉसिबल, क्या हमारे सीनियर ब्रदर शुरू से इतने ज्यादा स्ट्रांग थे। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो सीधा ही कैप्टन के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो कैप्टन डर के मारे वहां कांप रहा होता है। और मेन कैरेक्टर उसके पास जाके कहता है कि मैं तुमको अभी बिल्कुल यही मार सकता हूं, मगर मैं इस पवित्र जगह पे कोई मर्डर नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं तुम्हें यहां छोड़ दूंगा, मगर ये बिल्कुल फ्री नहीं है, इसके लिए तुम्हें अपना एक हाथ देना होगा। और इसी बात को कह के उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने खाली हाथों से ही उसके हाथ को काट देता है, जिसकी वजह से वो कैप्टन वहीं चिल्लाने लग जाता है। और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारा मेन कैरेक्टर तेहू को चेक कर रहा होता है कि उसको कहीं लगी तो नहीं है। और वहीं पे वो पीछे से कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, तो मेन कैरेक्टर उसकी बात नहीं सुन रहा होता। और तभी मेन कैरेक्टर कहता है सेकंड ब्रदर। तो इस चीज को सुन के कैंग थोड़ा डरते हुए कहता है कि यस सर। तो मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है कि ये अच्छा है कि हमारा सबसे छोटा ब्रदर, इसको कहीं क्रिटिकल इंजरी नहीं आई। तो इस चीज को सुन के कैंग बिल्कुल सदमे में ही पहुंच जाता है कि उसकी तो सीनियर ब्रदर बिल्कुल फिक्र ही नहीं कर रहे और वो मन में सोच रहा होता है कि मैं हूं जिसके बहुत ज्यादा लगी है। तो सीन कट के दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि किसी बूढ़े आदमी को चेक कर रहा होता है और तभी वो कुछ महसूस करके हैरान होता है और सोच रहा होता है कि इंटरनल इंजरी, कि जिसने भी ये किया है वो लगभग फर्स्ट रेट का वॉरियर होगा। और हमें बताया जाता है कि ये ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी के हेड जंगी वुन है। और मेन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है कि मास्टर के साथ इस तरीके का काम करने की किसने हिम्मत की। और हमें बताया जाता है यहाँ पे मार्शल आर्ट लेवल के बारे में कि सबसे पहले थर्ड रेट के मार्शल आर्ट आते हैं,
फिर उससे ऊपर सेकंड रेट के, और उसके बाद फर्स्ट रेट के, और उससे ऊपर पीक लेवल, और उसके आगे बताया नहीं गया अभी। तो जैसे ही मेन कैरेक्टर वहां अपने मास्टर को चेक करके बाहर आता है, तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो कि वहां रोते हुए, भाग के, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम सच में वापस आ गए। और हमें बताया जाता है कि इसका नाम यांग है, जो कि ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का थर्ड डिसाइपल है। और यांग सीधा ही मेन कैरेक्टर के गले लग जाता है और रोते हुए कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा लेट हो। तो मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है कि जब मैं वापस आ ही चुका हूं तो तुम अभी भी क्यों रो रहे हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो मेन कैरेक्टर साइड में देखते हुए कहता है, मगर जो हमारा यहाँ पे फोर्थ है वो कहाँ गया, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं। तो इस चीज को सुन के ही वो तीनों डिसाइपल वहां परेशान हो जाते हैं। तो मेन कैरेक्टर गुस्से में पूछ रहा होता है कि मुझे बताओ कि तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो कि वो कहाँ है। फिर मेन कैरेक्टर टाइहो से बोलता है कि तुम मुझे बताओ फोर्थ ब्रदर कहाँ है, क्योंकि वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तो तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ गया है। तो टाइहो कह रहा होता है, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो वो आगे बढ़ के बताने लग जाता है कि जो ब्रदर ताह्योंग है, उन्होंने एक स्कॉट वॉरियर का काम शुरू कर दिया था, जिससे वो मास्टर की ट्रीटमेंट के लिए पैसे कमा सकें। मगर 6 महीने पहले अचानक से हमने उनसे कांटेक्ट खो दिया, और हमने उनको ढूंढने के लिए कुछ लोग भी भेजे थे, मगर कुछ भी पता नहीं लगा। तो इस बात को सुन के मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि 7 साल हो गए, कि ये लंबे 7 साल जब से मैंने अपने घर को छोड़ा था, और ये इनफ नहीं था कि यहाँ पे कुछ लोन शार्क इस तरीके से इस मार्शल एकेडमी में घूम रहे हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे मास्टर हैं वो भी इंटरनल इंजरी की वजह से पड़े हुए हैं। और वो गुस्सा करते हुए कहता है कि यहाँ तक कि हमारा जो फोर्थ ब्रदर है वो भी मिसिंग है, और तुम क्या मुझे बता नहीं सकते जब से मैं यहाँ से गया हूं तो यहाँ क्या हुआ है। और दिखाया जाता है कि वो तीनों ही ब्रदर जो कि वहां बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। फिर वो बताते हैं कि 3 साल पहले एक स्ट्रेंज आदमी इस मार्शल एकेडमी को विजिट करने आया, और हमने उसे कभी भी पहले नहीं देखा था। और वो आते ही मास्टर से स्पार फाइट करने के लिए पूछ रहा था, मगर मास्टर ने उसे मना कर दिया। और ये बात कैंग बता रहा होता है। और वो आगे बताता है, मगर वो हमारे मार्शल एकेडमी के मेन गेट पे बैठ गया, और वहां जाके वो हमारे ऑर्डिनरी डिसाइपल्स के साथ फाइट लेता और उनको परेशान करता है। और इसी वजह से मास्टर ने उसकी जो स्पार मैच की रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली, और एंड में मास्टर का ये हाल हो गया। मगर हमें बाद में मालूम पड़ा कि हम ही खाली ऐसे नहीं हैं जो कि उसकी इस चाल में फंसे थे। यहाँ तक कि जो हेड हैं 5 ड्रैगन मार्शल एकेडमी के, वो खत्म हो चुके हैं, और जो हेड हैं गन्सू मार्शल एकेडमी के, वो क्रिपल हो चुके हैं, और उन पे फोर्स किया गया उनकी एकेडमी को बंद करने के लिए। और इसी तरीके से एक के बाद एक मार्शल एकेडमी यहाँ इस गन्सू कॉन्टिनेंट में बंद होती चली गई, और यहाँ इन सारे गुंडे लोगों का राज चलने लगा। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता था, उन्होंने इस मार्शल एकेडमी के बिजनेस में भी इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। और क्योंकि हमें अपने मास्टर के लिए मेडिसिन लेके आनी थी, तो इस वजह से हम उनके कर्ज में डूब गए। पर हमें बाद में मालूम पड़ा कि हमने जिस कंपनी से पैसे उधार लिए हैं, वो कंपनी उस हाफ गोस्ट फैक्शन से बिलोंग करती है। तो इस बात को सुन के मेन कैरेक्टर सोचने लग जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक घुमक्कड़ जो कि ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन की मार्शल एकेडमीज में फाइट लेते हुए जा रहा है, और उसके बाद कुछ गुंडे लोग जिनको अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन सपोर्ट कर रहा है, जो कि इस वजह से यहाँ जंगली तरीके से घूम रहे हैं। और हमें तभी मनी उधार दे दी गई जब हमें उसकी जरूरत थी। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा, तो वो इस यांग काउंटी को डिवोर करना चाहते हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाओ। और वो इसी बात को कह के खड़ा हो जाता है। तो कैंग पूछ रहा होता है कि मगर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये कोई मैटर ही नहीं करता अगर वो अनऑर्थोडॉक्स के मास्टर हैं, लेकिन वो अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं जा रहा हूं। और वो कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई इस ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी में इस तरीके का मैस फैलाने की, और मैं उन्हें जब तक पीटने वाला हूं जब तक वो अधर नहीं हो जाते। और फिर सीन चेंज हो जाता है, और अब हाफ गोस्ट फैक्शन बेस को देखते हैं। और वहां पे उस हाफ गोस्ट फैक्शन का चीफ बान ग्यूईव होता है, जिसका नाम का ही मतलब हाफ गोस्ट है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम यूजलेस वेस्ट, और उसके सामने ही डोंग बैठा होता है।
जबकि बान कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपनी मनी को तुम वापस लेके आओ, मगर इसकी जगह पे तुम अपना हाथी देकर आ गए। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें अब क्या लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो डोंग कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो। तो बान गुस्सा करते हुए कहता है, तुम मुझे बताओ कि वो कौन है जिसने हिम्मत की हमारे ग्रेट हाफ गोस्ट फैक्शन से मैच करने की। तो डोंग कहता है कि उसके बारे में उसने कहा था कि वो इस ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का फर्स्ट डिसाइपल है। तो इस बात को सुन के बान गुस्सा करते हुए कहता है, क्या एक मार्शल एकेडमी? यहां तक कि वो एक सेक्ट भी नहीं है, सच में एक मार्शल एकेडमी? और तभी वो अचानक से रुक के सोचने लग जाता है कि 1 मिनट रुको, ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी। अब वो अपने दिमाग पे जोर डालते हुए कहता है कि मैंने ये नाम पहले कब सुना था, कि सच में मैंने ये नाम पहले सुना है। एक ऐसी मार्शल एकेडमी जिसके बारे में मुझे याद होना चाहिए, ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी। और वो इसी बात को बार बार दोहरा रहा होता है। और तभी उसके दिमाग में कुछ बात याद आती है और दिखाया जाता है कि उसको हमारा मेन कैरेक्टर याद आता है। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे ये मत कहना। और तभी पीछे से एक धमाका दिखाया जाता है कि किसी ने वहां एक आदमी को अटैक करके पीछे फेंक दिया होता है। और वो सभी लोग वहां हैरान होते हैं। और उनमें से एक कहता है कि किसकी हिम्मत हुई कि हमारे बेस में अटैक करने की। इतने में हमारा मेन कैरेक्टर जो वहां आते हुए कहता है कि अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि ये बान कौन है जो कि हाफ गोस्ट फैक्शन से है, मगर ऐसा लगता है कि ये हमारा अगली फेज बैन चोई है, कि तुमने अपना अच्छा खासा नाम बना लिया है। और वहीं पे दिखाया जाता है बान को जो कि वहां डरते हुए कह रहा था कि तुम ह्यूक मुसांग हो। और हमें मालूम पड़ता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ह्यूक मुसांग है। और मुसांग के पीछे उसके तीनों ब्रदर जो कि डरते हुए अपनी तलवार लेके खड़े होते हैं। तो मुसांग कह रहा होता है कि बान, क्या तुम भूल गए हो हमारे प्रॉमिस को जो हमने 10 साल पहले किया था? अगर तुम इस यांग कंट्री में दोबारा से पैर रखते हो तो मैं तुम्हें हिजड़ा बना दूंगा। तो बान इस बात को सुनते हुए अपने प्राइवेट पार्ट को दबा लेता है और उसका साथी चिल्ला के गाली देते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो? तभी दूसरा पर्सन कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं? जबकि मुसांग अपने तीनों ब्रदर से कहता है कि बॉयज, आज का शो एंजॉय करो, कि आखिरकार देखने से भी तुम अच्छी तरीके से सीख सकते हो। और दिखाया जाता है कि वो सभी गुंडे लोग मुसांग पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और इस चीज को देख के यांग चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर। और दिखाया जाता है एक अटैक जो कि सीधा ही एक गुंडे पे कर दिया होता है मुसांग ने, और वो उसके वहां अंडों को फोड़ देता है। और इसका दर्द सभी को महसूस हुआ होता है। और मुसांग यही नहीं रुकता, वो सभी के वहां अंडे फोड़ते हुए जाता है। और कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पे वो सभी गुंडे वहां कर्रा रहे होते हैं। और वो तीनों ब्रदर जो कि वहां रोते हुए कह रहे होते हैं कि ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहां तक कि मैं इसे देख भी नहीं सकता। और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे सभी इधर से उधर कर रहे होते हैं। और डोंग जो कि वहां डरते हुए एक साइड में कोने में बैठा होता है और वो वहां खुश होते हुए सोच रहा होता है कि अच्छा है कि मेरा खाली एक हाथी गया है। और मुसांग एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अब बताओ कि तुम में से अगला हिजड़ा कौन बनने वाला है। और गुंडे लोग जो बच चुके होते हैं जो कि डरते हुए पीछे हट जाते हैं। और तभी बान जो गुस्सा करते हुए वहां उठते हुए कहता है कि सभी लोग पीछे आ जाओ। और वो कहता है कि तुम यूजलेस ट्रैश, तुम सोचते हो कि मुझे खुद से यहाँ आगे आना पड़ेगा। और वो कहता है, मुसांग, जितने टाइम से मैंने तुम्हें नहीं देखा है तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए हो। और वो अपने हाथों को चटकाते हुए कहता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम सच में मेरे ओल्ड एनिमी कहने के लायक हो। और वो अपनी गर्दन चटकाते हुए कहता है, मगर तुम्हें पता है कि मैं 10 साल से हर एक दिन उस बात को याद करता हूं और मैं उस चीज को अभी तक भूल नहीं पाया हूं कि जो ह्यूमिलिएशन और डर तुमने उस दिन मुझे दिया था। और इस चीज को देख के मुसांग के वहां तीनों ब्रदर गुस्सा कर रहे होते हैं और वहीं पे दूसरी तरफ वो गुंडे लोग हंसते हुए देख रहे होते हैं। और तभी बैंग अपनी मुट्ठी मींचते हुए कहता है, तो इसीलिए आज मैं, और तुरंत ही वो अपने घुटने पे आके माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं इन सभी चीजों के लिए।
और इस चीज को देख के वहां सभी लोग हैरान होते हैं और बान डरते हुए कहता है कि प्लीज मुझे हिजड़ा मत बनाओ। तो मुसांग कहता है कि पहले सच में मैं तुमको एक हिजड़ा बनाने वाला था और उसके बाद मार देता, मगर जैसा कि तुम यहाँ अपने सबऑर्डिनेट के सामने ही माफी मांग रहे हो तो ये मुझे सेंटिमेंटल कर रहा है। तो इसलिए वो अपनी तलवार छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। और इस चीज को सुन के बैन खुश होते हुए कहता है कि सच में? तो मुसांग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूं। और वो अपना ऑरा अनलीज करते हुए कहता है कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हें एक अच्छी सी पिटाई दूं या फिर मैं तुम्हें हिजड़ा बना दूं। और इस ऑरा को देखते ही बैन डर जाता है और वो डरते हुए कहता है कि प्लीज मुझे पिटाई लगाओ खाली। कुछ देर बाद मुसैंग ने बैन को अच्छी तरीके से पीट दिया होता है और उसके सभी गुंडे लोग वहां अपने हाथ खड़े करके घुटने पे बैठे होते हैं। तो मुसैंग वहां एक पेपर देते हुए कहता है कि यहाँ पे साइन करो। तो बैन पूछ रहा होता है कि ये क्या है, मैं इसे देख ही नहीं सकता। तो मुसैंग कह रहा होता है कि इसमें लिखा है कि तुम्हें हमें वापस से 150 गोल्ड ईंटें देनी है जो कि तुमने हमसे गलत तरीके से ली हैं। और इस चीज को सुन के बैन की हालत खराब हो जाती है और वो कह रहा होता है कि 150 ईंटें, लेकिन हमने तो खाली तुमसे 20 ईंटें ली है, तो ये क्या है। और तभी मुसैंग दोबारा से उस पे अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक अटैक करता है और फिर उससे कहता है कि अगर मैं देखूं कि तुमने हमारी मार्शल एकेडमी को और उसके डिसाइपल को किस तरीके से परेशान किया है तो मैं ये 300 लूं तो ये भी कम है। और तुम्हें इस बात के लिए थैंक्स होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये कन्फेशन ऑफर दिया है। तो इस चीज को सुन के ही बैन गुस्सा कर रहा होता है और डरते हुए कहता है कि थैंक यू। तो मुसैंग वहां से उठ के जाते हुए कहता है कि थैंक यू किस बात के लिए, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। और इस चीज को सुन के बैन बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए मुसैंग को गाली देता है और मुसैंग पीछे पलटते हुए दोबारा से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो बैन कहता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो मुसैंग कह रहा होता है कि जाओ जल्दी से पैसे लेके आओ। तो बैन शॉक होते हुए कहता है कि बिल्कुल अभी के अभी, मुझे चेक करने की जरूरत है कि हमारे पास फंड है कि नहीं। और तभी मुसैंग अपने हाथ का इशारा करते हुए कहता है अगर ऐसी ही बात है तो कैसा रहेगा। और इसी चीज को सुन के बैन भी बहुत ज्यादा हैरान होकर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या करते हो, जल्दी से जाके पैसे लेके आओ। तो उसके सभी गुंडे साथी भी वहां से जल्दी से पैसे लेने पहुंच जाते हैं और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का जहां पे वो सभी वापस जा रहे होते हैं। ताइहो कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो कि तुमने उन सभी 30 लोगों को अपने आप से संभाल लिया। तो मुसैंग कहता है हाँ, वैसे वो नंबर में ज्यादा थे मगर वो कुछ भी नहीं थे और यहाँ से बाहर मुरीम में इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं। तो ताइहो इस बात को सुन कहता है कि मगर फिर भी तुम मेरी आंखों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। तो मुसैंग पीछे पलटते हुए कैंग से कहता है कि ब्रदर कैंग, तुम देखने में अच्छे नहीं लग रहे, तो तुम बताओ कि तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो। तो कैंग परेशान होते हुए कहता है कि वो ये जो हाफ गोस्ट फ्रैक्शन है उसका बैकअप जो है एक अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप ग्रेट थीवी गैंग कर रही है और आज जो कुछ भी हुआ है मैं इस बात से परेशान हूँ। तो मुसैंग वहां से जाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए प्लान है। तो इस बात को सुन के वो तीनों खुश हो जाते हैं। तो मुसैंग कहता है कि ये बिल्कुल सिंपल है, अगर जो भी एनिमी मुझसे ज्यादा पावरफुल होगा तो मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा। और इस चीज को सुन के वो तीनों परेशान होके कहते हैं क्या। तो कैंग चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, कि मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, मगर तुम उनसे कैसे फाइट करोगे जब यहाँ पे 100 मार्शल मास्टर आ जाएंगे। तो इस बात को सुन के मुसैंग कहता है कि मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे कैंग की हालत खराब होती है क्योंकि उसकी पीठ पे एक पत्थर लगा होता है। अब मुसैंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मगर जब मैं यहाँ पे नहीं प्रेजेंट हूँगा और तब यहाँ पे अटैक होता है तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए तुम सभी को केपेबल होना चाहिए अपनी एकेडमी को अच्छी तरीके से सेफ रखने के लिए। और दिखाया जाता है कि वहां पे कैंग नहीं, उसके दोनों और ब्रदर भी होते हैं और उन तीनों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं और उसी के ऊपर बैठ के मुसैंग उन्हें लेक्चर दे रहा होता है। और वो आगे कहता है अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हें खुद से स्ट्रांग बनना पड़ेगा और तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और तुम्हें स्ट्रांग होने के लिए तुम्हें एक्सपीरियंस की जरूरत है जो कि तुम्हें बैटल से आएगा। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद यहाँ पे ये बात बताते हुए मेन कैरेक्टर कैंग से लड़ रहा होता है
और वो बताता है जैसे ही तुम फाइट करोगे तो जो तुम्हारी स्किल्स हैं वो ट्रेनिंग से कई ज्यादा गुना इम्प्रूव होंगी, और जैसे जैसे तुम सीखोगे और अंडरस्टैंड करने लगोगे इस वेपन के प्रैक्टिकल यूज का, तो तुम्हारी जो है बैटल इंस्टिंक्ट है वो डेवलप होंगी। और इसी बात को बोलकर मुसैंग कैंग पे एक अटैक करता है, जिसकी वजह से कैंग की हालत खराब हो जाती है। और मुसैंग आगे बताता है, और अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो जो तुम्हारी बॉडी है वो वहां बैटल में जाके काम करना बंद कर देगी, और आखिर में जो भी तुमने सीखा है वो किसी भी काम में नहीं आएगा। और इसी बात को कह के वो वहां सीधा ही एक अटैक कैंग के ऊपर करता है, और जो रिजल्ट होगा वो तुम्हारी डेथ होगी। और इसी बात को कह के वो कैंग के साइड में अटैक करता है, और कैंग इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है खाली एक लकड़ी की स्वॉर्ड से इस वॉल में छेद कर दिया। तो मुसैंग वहां पीछे पलटते हुए कहता है कि अगला कौन है, और दिखाया जाता है वहां तायहो और यांग दोनों ही वहां बुरी हालत में होते हैं। तो तायहो कहता है कि ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है। तो यांग कहता है कि हम इस हेल ट्रेनिंग से कुछ देर के लिए ब्रेक नहीं ले सकते क्या, और तायहो कहता है कि सीनियर ब्रदर बस थोड़ी देर और रुक जाओ। तो मुसैंग गुस्सा करते हुए कहता है कि जो भी बंदा लेट आएगा उसके लिए एक और राउंड बढ़ा दिया जाएगा। और इस बात को सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वहां से भागते हुए कहते हैं कि मैं पहले आ रहा हूँ, क्या मैं पहले आ रहा हूँ। और दिखाया जाता है कि उन्हें ट्रेनिंग करते हुए शाम हो जाती है। तो मुसैंग वहां तलवार रखते हुए कहता है कि तुम सभी लोगों ने ज्यादा हार्ड वर्क किया है, मगर फिर भी क्योंकि ये मेरा पहला दिन था तो इसलिए मैंने तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो कम कराई है आज के लिए। कल से जो तुम्हारी ट्रेनिंग पे मैं अच्छे तरीके से ध्यान दूंगा, तो इसलिए तुम रेस्ट करो। और उन तीनों की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है और वो फ्लोर पे पड़े होते हैं, और वो इस बात को सुन के हैरान होते हैं कि जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ज्यादा लाइट थी। तो वहां यांग कहता है कि तुमने ये नोटिस किया हमारी ट्रेनिंग के बीच में कि जो हमारे सीनियर ब्रदर हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं पहले से। तो वहीं तायहो उठ के कहता है कि क्या हमारे जो सीनियर ब्रदर थे वो सच में शुरू से इतने ज्यादा स्ट्रांग थे। तो कैंग कहता है कि सच में पहले वो इस टाउन में स्ट्रांग थे, मगर अभी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कि 10 साल पहले एक ऐसा भी टाइम था जब वो 20 स्वॉर्ड मैन के साथ अकेले ही फाइट करी थी, मगर उस टाइम वो इतने ज्यादा इंजर्ड हुए थे कि वो मरने की कगार पे आ गए थे। तो यांग कहता है कि मगर देखने से ऐसा लगता है कि आज की जो फाइट थी वो बिल्कुल वन साइडेड थी। तो तायहो कहता है यहाँ तक कि उनका एक पसीने का ड्रॉप भी नहीं गिरा आज। तो फिर कैंग कहता है कि हाँ, ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किसी तरह की सीक्रेट टेक्निक सीख ली है। और दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहां मुसैंग अपने मास्टर को ट्रीट कर रहा होता है, जहां वो उन्हें चेक करते हुए सोच रहा होता है, मुझे पता ही था कि इनकी खाली इंटरनल एनर्जी डीप नहीं है, क्योंकि ये बहुत टाइम से है, इस वजह से इनके जो इंटरनल ऑर्गन है उस पे भी इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर मास्टर इससे थोड़े से ज्यादा और वीक होते तो वो सच में यही मर जाते। अगर इनकी सिंसियर तरीके से केयर नहीं की गई होती तो वो अभी तक जिंदा नहीं होते। मगर वो इसी बात को कह के अपने हाथ से उनके ऊपर कोई टेक्निक को परफॉर्म करता है और सोच रहा होता है मगर अभी अपनी लिमिट में पहुंच चुके हैं तो इनको बिल्कुल अभी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बिना कोई डिले किए जैसे ही वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करता है तो उसके बाद दिखाया जाता है वहां एक शॉक वेव रिलीज होती है और वहीं मास्टर अपने मुंह से खून खासते हैं। तो मुसैंग सोच रहा होता है कि अच्छा है कि जो मास्टर का ब्लड क्लॉट है वो खत्म हो गया इनकी बॉडी से, कि ठीक है अब इनकी रियल ट्रीटमेंट चालू हो गई। और इसी बात को कह के वो उनके अंदर अपनी एनर्जी को डालता है और सोच रहा होता है कि मास्टर की जो मेरिडियन है वो सच में बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है, तो इसमें मुझे अपना टाइम लेके अपनी क्यूआई की मदद से इसको अच्छी तरीके से ट्रीट करना होगा। और जैसे ही वो अपनी क्यूआई को मास्टर के अंदर डालता है तो उसकी वजह से जो मास्टर होते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। तो मुसैंग वहां परेशान होके कहता है कि ये गलत हो रहा है कि जो मास्टर की इनर क्यूआई है वो मेरी क्यूआई को अपोज कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, मगर इनकी जो क्यूआई है वो मेरी क्यूआई को रिजेक्ट क्यों कर रही है इसको एक्सेप्ट करने की जगह। और जो मास्टर की हालत होती है वो पहले से बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और मुसैंग सोच रहा होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मास्टर वो ज्यादा देर तक अलाइव नहीं रह पाएंगे, तो मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। और वो सोचता है कि अब मुझे यहाँ फोर्सफुली काम करना होगा और तुरंत ही वो अपनी और ज्यादा ताकत निकालने लग जाता है वहां।
और वो सोचता है कि मुझे इन्हें एक साथ अनलॉक करना होगा जिससे ये एक बार में काम हो जाए। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो अपनी आंख खोलते हैं, और जैसे ही वो अपनी आंख खोल के देखते हैं तो उन्हें मुसैंग दिखाई देता है। और मुसैंग वहां खुश होते हुए कहता है कि मास्टर आप जाग गए। तो मास्टर कहते हैं कि मुसैंग, क्या सच में तुम मुसैंग ही हो? वही मुसैंग जो अपने घुटनों के ऊपर आके कहता है कि मैं डिसाइपल ह्यूक मुसैंग वापस आ गया और मास्टर को ग्रीट करता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा लेट आया हूँ तो इसलिए आप मुझे डांटो। तो मास्टर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि वापस यहाँ आओ, और वो मुसैंग से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम अच्छी तरीके से वापस आ गए। और दिखाया जाता है मुसैंग जो कि वहां बहुत ज्यादा रो रहा होता है और मास्टर उसको थैंक यू बोल रहे होते हैं। और उसके बाद सीन चेंज होके दिखाया जाता है ग्रेट थीवी गैंग के एक्सटर्नल हॉल लीडर म्यांग हुआ बन का, जो कहता है कि तुमने क्या कहा कि जो हाफ गोस्ट फ्रैक्शन है वो रॉब्ड हो गई, मगर जो ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी है वो अभी भी काम कर रही है। तो उन्हीं की साइड में दिखाया जाता है यहाँ का लोकल कमांडर, जो कहता है कि हम उनसे डायरेक्टली डील नहीं कर सकते क्योंकि वो जो मुरीम अलायंस से है, और मैंने मार्शल ड्यूल का प्रिटेंड करके उनके जो मास्टर थे उनको इंजर्ड कर दिया था, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि जो उनका सीनियर डिसाइपल ह्यूक मुसैंग है वो वापस लौट आया है। तो एक्सटर्नल हॉल लीडर कहते हैं कि सीनियर डिसाइपल, यहाँ तक कि वो एक इंस्ट्रक्टर भी नहीं है एकेडमी का। तो लोकल लीडर कहता है हाँ, कि गोस्ट फैक्शन के 30 लोगों को उसने अच्छी तरीके से पीटा है। तो एक्सटर्नल हॉल लीडर कहते हैं कि तुम इसे इस तरीके से जाने दोगे क्योंकि वो मुरीम अलायंस से जुड़ा हुआ है, कि तुम्हें पता होना चाहिए जो भी हमारी मनी पे हाथ लगाएगा वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो इसलिए जो आयरन डीमन का कैप्टन है गॉक चिकियोल, उसको यहाँ से भेज दो उसको खत्म करने के लिए, कि उसी मार्शल ड्यूल की ओल्ड ट्रिक को अपनाओ, और जैसे ही वो मर जाए तो हाफ गोस्ट फ्रैक्शन को भेज देना पूरी ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी को खत्म करने के लिए। तो वो लोकल लीडर भी जाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। तो एक्सटर्नल हॉल लीडर कहता है कि तुम वहां पे ऐसी किसी भी चीज को मत छोड़ देना जिससे जो मुरीम अलायंस है वो वहां आके दखल दे। और दिखाया जाता है कि वो लोकल लीडर वहां से चला जाता है। वहीं पे एक्सटर्नल हॉल लीडर सोच रहा होता है कि ह्यूक मुसैंग कितना ज्यादा फूल है कि तुमने उस ग्रेट राइटियस इविल वॉर को सरवाइव कर लिया, मगर अब तुम यहाँ अपनी लाइफ को गवा दोगे। तो सीन चेंज होकर दिखाया जाता है कि कोई वहां डैगर फेंकता है और सामने ही एक आदमी जो कि बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है और उसके कंधे में उस डैगर की वजह से वहां एक घाव बन गया होता है, और उसकी वजह से वो वहां बैठकर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और दिखाया जाता है कि इसकी ये हालत मेन कैरेक्टर मुसैंग नहीं की होती है, और मुसैंग के पीछे उसके तीनों ब्रदर कुछ गुंडे लोगों को मार के नॉकआउट कर देते हैं, और वो इस चीज को देख के खुश हो जाते हैं। और मुसैंग उस बंदे की तरफ बढ़ के आते हुए कहता है कि अच्छा, तुम यहाँ पे इन सभी गुंडों के लीडर हो? तो वो बंदा भी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम क्या सोचते हो कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है हमारे पीछे कौन है? तब मुसैंग कहता है कि उनके पास मेरा एक मैसेज पहुंचा देना, और वो अपनी लात उठा के उसको मारने को तैयार होते हुए कहता है कि जो गंसू काउंटी है वो डायरेक्ट ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी के अंदर आती है। अगर तुम उसे टच भी करते हो तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। और दिखाया जाता है कि मुसैंग उस पे अपनी एक लात से अटैक कर देता है, जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और दिखाया जाता है कि दो बंदे बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक मूंछ वाला कह रहा होता है, क्या तुमने र्यूमर्स के बारे में सुना है कि पिछली रात ही कुछ गुंडे लोगों को अच्छे तरीके से पीटा गया है? तो वो मोटा बंदा कहता है, क्या सच में? तो मूंछों वाला बंदा कहता है कि देखने से ऐसा लगता है कि ये काम भी ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी ने किया है दोबारा से, और उनके जो लीडर है उसको क्रिपल कर दिया है। और इस बात को सुन के वो मोटा हैरान होके कहता है कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ जब उन्होंने उस हाफ गोस्ट फैक्शन को खत्म किया था। क्या उनके पास खाली 5 मार्शल आर्टिस्ट नहीं है? और मैं ये बात तो कह ही सकता हूं कि उन गुंडों के पास कम से कम 50 होंगे। तो वो मूंछों वाला बंदा कहता है, हाँ, मगर फिर भी जो मास्टर मुसैंग है वो वापस आ गए हैं, और उनको बहुत टाइम पहले से ही मार्शल टैलेंट की वजह से जाना जाता है।
वो मोटा खुश होते हुए कहता है कि इसे सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि उन लोगों ने सच में बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया था। तो वो मूंछों वाला बंदा भी कहता है कि ये खाली इतना ही नहीं है कि वो जो है उनको भी पैसे दे रहे हैं जिनसे गुंडों लोगों ने छीने थे। तो इस बात को सुन के मोटा हैरान होता है और फिर वो वहां खड़े होके चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहां देखो कि कितना ही टाइम हो गया जब से हम बात कर रहे हैं, मगर तुम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे अब बता रहे हो, और तुम्हें पता भी है उन लोगों ने मुझसे कितना पैसा लिया है। और दिखाया जाता है कि इसकी वजह से जो मुच्छड़ होता है वो अपना फेस बचा रहा होता है उसके थूक से। और मूंछ वाला कहता है कि बस मैं ये बताने ही वाला था, और वो मोटा वहां से भागते हुए जाने लग जाता है और वो कह रहा होता है कि ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी मेरा इंतजार करो, यहाँ एक और विक्टिम है। और वो मूंछ वाला बंदा अपने आप को पहुंचते हुए कहता है कि रुको, इसका टेम्पर ये सच में बहुत ज्यादा है। और वो खुश होते हुए कहता है मगर फिर भी ऐसा लगता है कि इस यांगू काउंटी में दोबारा से पीस लौट के आने वाला है। और सीन कट के दिखाया जाता है ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी के गेट पे, जहां बहुत ज्यादा लोग आ चुके होते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए। और वो चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए, कि मेरा इतना छीन लिया गया था कि मुझे आधा ही दे दो। और यही दिखाया जाता है इन तीनों यंगर ब्रदर को जो इन सभी को यहां रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तैहो परेशान होके कहता है कि अब हम क्या करें कि हम इनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तो तभी तैहो के कंधे पे कोई हाथ रखता है और ये मूसैंग होता है, और वो वहां आते ही कहता है कि सभी लोग यहां शांत हो जाओ। और वो इतना कहता ही है कि वहां सभी लोग शांत हो जाते हैं। और तैहो इस चीज को देख के खुश होके सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। यहां तक कि वो बिल्कुल आराम से बोले थे, मगर उनकी आवाज इतने ज्यादा शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। और तभी मूसैंग खांसते हुए कहता है कि मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम उन ईविल मॉन्स्टर की वजह से बहुत ज्यादा सफर किए हो, यहां तक कि वो तुम्हारे बिजनेस में भी बहुत ज्यादा परेशान करते थे और तुमसे प्रोटेक्शन फीस के नाम पे पैसे हड़पते थे, और तुम उनकी धमकियों की वजह से बहुत ज्यादा कर्जे में आ चुके हो। और मुझे पता है कि तुम में से बहुत ज्यादा लोग इस कर्जे के जाल में फंस गए होंगे बस उनसे कर्जा लेने की वजह से। मगर फिर भी मैं ह्यूक मूसैंग वापस आ गया हूं, और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम उन ईविल लोगों की वजह से दोबारा से इस तरीके से सफर ना करो। और इस बात को सुन के ही वो सभी लोग वहां रोने लग जाते हैं। अब मूसैंग आगे कहता है कि मैं इस जगह को सेफ रखूंगा और इस यांगू काउंटी को दोबारा से इसकी फॉर्मर ग्लोरी लौटा दूंगा, जहां पे हर जगह पीस होगा। और इसीलिए तुम हमारे इन हार्ड वर्किंग डिसाइपल की बात आराम से सुनो और यहां अपने नंबर का इंतजार करो और यहां एक एक करके अपना पैसा लेने के लिए आओ। तभी दिखाया जाता है एक बूढ़े आदमी को जो वहां कपकपाते हुए आते हुए कह रहा होता है कि ये कितना ज्यादा शर्मनाक है कि तुम हमारी इतनी ज्यादा मदद कर रहे हो हमारे पैसा लौटाने को, मगर हम इतनी ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हैं तुम्हारे लिए। और वो मूसैंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मुझे सच में माफ कर देना मूसैंग, और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। और ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि तुम यहां हो, और हमें शुरू से ये बात तुमसे कह देनी चाहिए थी। तो मूसैंग भी कहता है कि ये बस हमारी जॉब है। और दिखाया जाता है कि इस बात को सुन के ही वहां सभी लोग बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं। और तभी वो बूढ़ा कहता है, मगर मैं इसके बारे में बात करूं मूसैंग? तो मूसैंग कहता है कि बोलिए। तो वो बूढ़ा आदमी क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं यहां सबसे पहले लाइन में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सबसे पहले पैसे हैं वो मुझे मिलेंगे। और इस चीज को सुनते ही वहां सभी हैरान होते हैं। और तभी कोई कहता है, क्या ये ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी है? और दिखाया जाता है एक बंदे को। तो मूसैंग कहता है कि हाँ, मगर तुम कौन हो? और वो बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम यहां लाइन काट के मत आओ कि सबसे पहले मैं आ चुका हूं। लेकिन वो बंदा वहां क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम वही ह्यूक मूसैंग हो जिसके बारे में मैंने सुना है। तो मूसैंग कह रहा होता है कि हाँ, वो मैं ही हूं।
और वो बंदा अभी भी क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहता है कि मैं बस एक घूमने वाला हूं जो यहां से गुजर रहा था, और मैं यहां पे इस जंगली रूमर वाली ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी के हेड डिसाइपल को चैलेंज करने आया हूं। और इस बात को सुनते ही वो तीनों ब्रदर परेशान हो जाते हैं, और इस बात को सुनते ही मुसैंग तैहो से वॉइस ट्रांसमिशन की मदद से कहता है, क्या यही वो बंदा है जिसने मास्टर को इंजर्ड किया था? और इस चीज को सुनते ही तैहो मुसैंग की तरफ देख के इशारों में मना करता है, और मुसैंग सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये लोग दोबारा से इसी ट्रिक को अपनाएंगे और मुझे इतनी जल्दी चैलेंज कर देंगे, जबकि मैंने खाली 2 ग्रुप को ही पीटा है। ये कितनी ज्यादा बेकार टैक्टिक्स है। और तभी वो मुड़ते हुए कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम अंदर चलें फिर? जिसके बाद वो सभी वहां ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके होते हैं, और वो सभी गांव के लोग अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं, जिनमें से कोई कह रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या यहाँ फाइट हो गई? तो कोई कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मार्शल डुएल कैसे होते हैं। जब दिखाया जाता है वो बूढ़ा आदमी, वो अलग ही गुस्से में होता है कि मुझे पहले पैसे चाहिए, और वहीं वो बंदा वो इस मार्शल एकेडमी को देख के सोच रहा होता है कि ये बस एक ऑर्डिनरी सी कंट्री साइज की मार्शल एकेडमी है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़े, मगर फिर भी। और तभी मुसैंग वहां उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं जो हूं इस ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का हेड डिसाइपल ह्यूक मुसैंग हूं। तो वो दूसरा बंदा भी अपना नाम बताते हुए कहता है कि गोक चिग्याल हूं। वो सोच रहा होता है कि इस बंदे के बारे में क्या ही अलग होगा। तो मुसैंग कहता है कि ब्रदर यांग, और यांग इस बात को सुन के ही बहुत ज्यादा हैरान होके कहता है हाँ। तो मुसैंग कहता है कि तुम इससे लड़ने वाले हो। तो इस बात को सुन के जो यांग होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होके कहता है क्या? तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं ही इससे लड़ने वाला हूं? मगर मैं ही क्यों? और वहीं दिखाया जाता है वो चिग्याल को, जो कि हैरान होके कहता है क्या? और वो कुछ ना करते हुए कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुम्हें खुद से यहां फाइट करनी चाहिए। और वो सोच रहा होता है कि ये बात है कि सच में वो मुझसे इस तरह की ट्रिक्स खेलेगा। तो मुसैंग मुझसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस जंगली रूमर ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी के हेड डिसाइपल किसी भी घुमक्कड़ का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगा? तो इस बात को सुन के चिग्याल गुस्सा करते हुए कहता है क्या? और वहीं यांग रोते हुए कहता है कि मेरे ओपिनियन के बारे में क्या? तभी चिग्याल गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं? तो मुसैंग अपना फेस बनाते हुए कहता है कि बताओ मुझे तुम कौन हो? तो इस बात को सुन के ही वो परेशान हो जाता है। तो मुसैंग कह रहा होता है क्या ये हो सकता है कि तुम कोई हाई रैंकर हो और मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो? और इस बात को सुन के चिग्याल वहां परेशान हो जाता है, पसीने में लथपथ गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं बस एक छोटा सा घूमने वाला हूं। तो इस बात को सुन के मुसैंग यांग से कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि इसके दिमाग के पेच कुछ कम है। तो इस बात को सुन के यांग परेशान होते हुए कहता है सीनियर ब्रदर, वो हमें सुन सकता है। और इस बात को सुन के चिग्याल गुस्सा कर रहा होता है कि ये वेस्ट है। और वहीं मुसैंग कहता है चलो ठीक है। तो जो यांग है वो यहाँ स्टेज पे आए, और दिखाया जाता है यांग को, जो कि वहां डरते हुए बहुत ज्यादा कपकपाते हुए उस स्टेज पे पहुंच जाता है और कहता है कि मैं ही क्यों? और वहीं चिग्याल गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम सच में मुझे कम समझ रहे हो। और वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे फेलो डिसाइपल को अभी मारने के लिए तैयार हूं। और वहीं इस बात को सुन के यांग बहुत ज्यादा परेशान होके कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। और अब दिखाया जाता है कि चिग्याल सीधा ही वहां से जंप करके अपनी तलवार के साथ यांग पे अटैक करने के लिए आ जाता है, और वो तुरंत ही अपना अटैक यांग पे करता है, मगर यांग उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो पीछे खिसकता हुआ चला जाता है। और इस चीज को देखते ही क्यांग और तैहो दोनों ही परेशान हो जाते हैं, और वो चिल्ला के यांग का नाम लेते हैं। और वहीं यांग जो कपकपाते हुए अपनी तलवार के साथ खड़ा होता है, और वो एक अटैक लेने के बाद ही कहता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और उसकी हालत इसके बाद बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है।
और वहीं चिग्याल हंसते हुए कहता है कि तुमने सच में इसे ब्लॉक कर लिया, मगर ऐसा लगता है कि तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और इस बात को सुन के यांग सोच रहा होता है कि सच में ये एक फर्स्ट रेट का वॉरियर है। और वहीं वो चिग्याल क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहता है कि अब तुम अपने सीनियर ब्रदर को ब्लेम करना कि उसने तुम्हें यहां भेजा है। और वहीं कैंग और तैहो को जो इसे देख के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, मगर हमारा मेन कैरेक्टर मुसैंग बिल्कुल भी चिंता में नहीं होता है। कैंग मुसैंग से कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, जो अपोनेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, तो जो थर्ड ब्रदर है वो क्या सही रहेगा? तो मुसैंग कहता है कि जूनियर ब्रदर यांग, क्या तुम यहाँ पे गिव अप करना चाहते हो? तो यांग अपनी तलवार को और पावर से पकड़ते हुए कहता है कि नहीं, मैं ये करने वाला हूं। तो मुसैंग कहता चलो ठीक है कि तुम वही करो जो तुमने ट्रेनिंग में किया था मेरे साथ। तो इसी बात को सुन के यांग जोश में कहता है ठीक है, और इस चीज को सुन के ही चिजोल वहां गुस्सा करते हुए कहता है कि ये बास्टर्ड, इनकी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरीके से मेरे सामने करने की। और वो गुस्से में कहता चलो ठीक है, अगर तुम खूनी देखना चाहते हो तो तुम्हें मैं हेल दिखाऊंगा। और इसी बात को कह के वो वहां पे सीधा ही यांग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और वहां यांग सोच रहा होता है कि ये आदमी सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मगर इससे ज्यादा स्ट्रांग मेरे सीनियर ब्रदर की हैवी और शार्पर स्वॉर्ड है। और दिखाया जाता है कि चिजोल सीधा ही यांग पे अटैक कर देता है और यांग अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। और फिर चिजोल लगातार ही यांग पे अटैक करते हुए जाता है और यांग उसे लगातार ही ब्लॉक कर रहा होता है और यांग इस फाइट में पीछे हटते हुए जा रहा होता है। और वहीं एक आदमी बात कर रहा होता है अपने दोस्त से और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? तो वो मोटा कहता है क्या तुम देख नहीं सकते कि जो मास्टर यांग है वो पीछे धकेले जा रहे हैं? तो दोबारा से वो बंदा कहता है क्या हमें उन्हें रोक लेना नहीं चाहिए? और दूसरी तरफ चिजोल जो कुछ ना करते हुए कह रहा है कि ये क्या है कि यहां तक कि इसने मेरे सभी अटैक रोक लिए और बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है और बस ये एक थर्ड रेट के वॉरियर से थोड़ा ऊपर ही है, मगर फिर भी ये इतने आगे तक आ गया और ये यहीं तक आ सकता है, पर अब मैं इसको पीसेस में बांटने वाला हूं। और इसी बात को कह के वो एक अपना खतरनाक सा अटैक करने के लिए तैयार होता है। और इस चीज को देख के यांग भी कहता है कि ये खतरनाक होने वाला है, मगर तभी मुसैंग चिल्लाते हुए कहता है ड्रैगन टाइगर स्टेप के 2 स्टेप लेफ्ट, ड्रैगन टाइगर शॉट 4th मूवमेंट। और ये सारे इंस्ट्रक्शन सीधे जैसे कहा होता है यांग ऐसे ही करने लग जाता है और सीधा ही वो एक अटैक उस चिजोल पे कर देता है। और इसको देख के मुसैंग मुस्कुरा रहा होता है और वहीं पे उसके दोनों ब्रदर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सभी विलेजर्स भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और इस चीज को देख के चिजोल गुस्सा करते हुए कहता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और वहीं पे यांग हैरान होके कहता है क्या ये मैंने किया है? मैंने एक फर्स्ट रेट के वॉरियर पे कट लगा दिया, क्या वो वीक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच है। मैं पहले उसका अटैक भी ब्लॉक नहीं कर पा रहा था, मगर मैंने बस वही किया है जो कि सीनियर ब्रदर ने कहने को कहा है। और दिखाया जाता है चिजोल जो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम? और वो इसी बात को कह के वहां सीधा ही यांग पे अटैक करने के लिए तैयार होता है। और वो अटैक करते हुए कहता है कि तुम ये सोचना भी मत कि तुम्हें एक क्लीन डेथ मिलेगी। और तभी मुसैंग चिल्लाते हुए कहता है ड्रैगन टाइगर स्टेप 1 स्टेप बैक, ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड 2nd मूवमेंट। और जैसे जैसे मुसैंग कह रहा होता है यांग भी उसे ऐसे ही फॉलो कर रहा होता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि यांग उस चिजोल पे भारी पड़ने लग जाता है और वो चिजोल को पीछे हटाने लग जाता है। और इस चीज को देख के वो खुद भी हैरान होकर सोच रहा होता है कि ये सच में काम कर रहा है कि जो मेरी स्वॉर्ड है वो इस तक पहुंच रही है और जो सीनियर ब्रदर के इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा क्लियर हैं।
और तभी दिखाया जाता है कि मुसैंग कहता है ड्रैगन टाइगर किक 4th मूवमेंट, और यांग भी ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वो सीधा किक का अटैक उस चीजियोल के चेस्ट में जाके लगता है। और वहीं यांग सोच रहा होता है कि मुझे बस अपने सीनियर ब्रदर पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, और मुसैंग आगे इंस्ट्रक्ट करता है ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड 7th मूवमेंट, और तभी दिखाया जाता है कि यांग ने एक अटैक चीजियोल के कंधे पे कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसका कंधा इंजर्ड हो जाता है। और वहां पे मुसैंग आते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये खत्म हो गया, और वो यांग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि चीजियोल से कि तुम इस स्किल के साथ मुझसे फाइट लड़ने के बारे में सोच रहे थे। और चीजियोल इस चीज को देख के गुस्से में कहता है कि तुम बास्टर्ड, कि तुमने किस तरह की ट्रिक मेरे ऊपर अपनाई है, कि ये कैसे हो सकता है, तुम जैसी ट्रैश मार्शल एकेडमी का मेरे साथ कुछ ऐसा। और वो इतना कहता ही है कि मुसैंग अपना खतरनाक ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो चीजियोल होता है वो वहां बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इतनी देर में मुसैंग अपना एक फिस्ट अटैक सीधा ही उसके पेट में कर देता है, जिसकी वजह से चीजियोल सीधा ही दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आके गिरता है। और मुसैंग बाहर आते हुए कहता है कि मैं तुमको ऐसे जाने देने वाला था, मगर तुम अपना मुंह इसी तरीके से चला रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मार्शल आर्ट एकेडमी को इस तरीके से देखने की। और इसी बात को कह के वो अपने अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज कर रहा होता है, और इसको देख के चीजियोल बहुत ज्यादा हैरान होता है, और वो वहां डरते हुए सोचता है कि ये सच में मुझे मार डालेगा। और तभी चीजियोल घुटने के बल मुसैंग से कहता है कि मुझे माफ कर दो, और वो अपना सिर झुकाते हुए कहता है कि प्लीज मेरी जान को छोड़ दो। तो इस चीज को देख के मुसैंग कहता है चलो ठीक है, मैंने अभी के लिए तुम्हारी जान छोड़ दी है, मगर मेरी आंखों के सामने तुम दोबारा से मत आना। और इस चीज को देख के वो तीनों ब्रदर और विलेजर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो मुसैंग का बार बार नाम चिल्ला रहे होते हैं। और वहीं सीन कट के दिखाया जाता है रात का, जहां पे चीजियोल होता है जो कि भागते हुए अपने बेस पे जा रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि मुझे उनको बताना होगा कि इस बंदे के ऊपर कोई भी टाइप की मार्शल आर्ट नहीं काम करेगा, कि लगभग ये एक पीक रेट का वॉरियर होगा या फिर उससे भी आगे हो सकता है, कि वो मास्टर वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी दिखाया जाता है वहां हमारे मेन कैरेक्टर यानी मुसैंग, जो सीधे ही अपनी तलवार के साथ उस पे अटैक करने के लिए आ जाता है, और एक अटैक सीधा ही उसके फेस पे करता है। और वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि जो चीजियोल होता है वो कई पेड़ों को तोड़ते हुए दूर जा गिरता है, और उसकी एक ही अटैक में बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। और वहीं मुसैंग आते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मगर मैं तुम्हें इस तरीके से रिपोर्ट करने के लिए नहीं छोड़ सकता, और मैं किसी ऐसे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता जो हमारी मार्शल आर्ट एकेडमी में आगे जाके दिक्कत बनाए। तो इसीलिए अगर तुम मेरे क्वेश्चन का अच्छे तरीके से आंसर देते हो तो मैं तुम्हें बिना कोई दर्द के मार दूंगा। और इसी बात को कह के वो चीजियोल को खतरनाक तरीके से देख रहा होता है। सीन कट के दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जहां कोई एक लोहे की पत्ती को गर्म करके किसी के पेट पे लगाता है, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है, और वो दोबारा से उस लोहे को आग में डाल देता है। और फिर वो बंदा जिसने अपने फेस को कवर कर रखा होता है, वो उस बंदे से पूछता है कि बताओ, क्या तुम अब हमें बात बताओगे? और उन्होंने इस बंदे को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया होता है कि उसके जो नाखून होते हैं वो भी खींच लिए होते हैं। और वहीं पर एक बंदा उनके पीछे इस चीज को होते हुए देख रहा होता है, और तभी वो टॉर्चर होने वाला बंदा कहता है कि तुम मुझसे किस बारे में पूछ रही हो? तो वो मास्क वाला बंदा दोबारा से कहता है कि वो कौन मास्टरमाइंड है जिसने तुम्हें यहाँ स्पाई के रूप में भेजा था? तो वो बंदा कहता है कि मैंने तुमसे कह दिया है
कि मुझे कुछ नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं तो बस यहाँ इस यांगजू कंट्री में बस एक स्क्वाड का काम करने आया था जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूं, और इस चीज से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो किसी ने मुझको इस चीज के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो इस बात को सुन के ही वो मास्क वाला बंदा अपने पीछे पलटते हुए अपने मास्टर को देखता है, और वो अपने मास्टर के फेस एक्सप्रेशन को देख के ही समझ जाता है। तो वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, अगर तुम ये सही कह रहे हो तो तुम बहुत ज्यादा अनलकी मैन हो। और इस चीज को देख के ही वो टॉर्चर होने वाला बंदा कहता है कि तुम इस चीज पे बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे कि जो मेरे फर्स्ट सीनियर ब्रदर हैं वो सच में इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो हमें बताया जाता है कि ये जंग ते योंग है जो कि 4th डिसाइपल है ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का, और लीडर जंगी वुन का फर्स्ट चाइल्ड है। और हमें मालूम पड़ता है कि अभी ये मरा नहीं है। तो वो मास्क वाला बंदा हंसते हुए कहता है, क्या तुमने कहा तुम्हारे सीनियर ब्रदर? और वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो कि मैं तुम्हारे सीनियर ब्रदर को भी तुम्हारे साथ ही भेज दूंगा। और इसी बात को कह के वो अपनी तलवार सीधा ही तेह योंग को मारने के लिए उठा लेता है। और वही तेह योंग इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। और फिर दूसरी तरफ जहाँ पे दिखाया जाता है मुसांग ने उस चिग्योल के सिर को सीधा काट दिया होता है, और वो इसे देखते हुए कहता है, क्या इसमें ग्रेट आयरन ब्लड एम्परर इन्वॉल्व है? उन्हें बताया जाता है ग्रेट आयरन ब्लड एम्परर के बारे में, जो कि मुरीम के 10 एक्सपर्ट्स में से आता है, और ये फेमस है 4 ग्रेट डीमन एम्परर में से, और ये टायरेंट ब्लड पाम एम्परर से नीचे था कि ये एक्सपेक्टेड था। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रेट थ्योवी गैंग है वो सबॉर्डिनेट है इस आयरन ब्लड बटालियन ऑर्गेनाइजेशन की, और वो सच में प्लानिंग कर रहे हैं कि ना ही खाली वो इस यांगजू कंट्री को डेवोर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, बल्कि वो इस सारे गोजू प्रोविंस को ही निगलना चाहते हैं। मगर इसका कोई तरीका नहीं है कि जो ये डीमन यूनियन है वो मुरीम अलायंस को गुस्सा दिला दे, क्योंकि जो आयरन ब्लड एम्परर है वो इतने ज्यादा भी फूल नहीं है। और उससे भी ज्यादा अगर मैं इसे कंगटोंग से अलग कर दूं, जो कि बंद हो गई थी इस ग्रेट वॉर की वजह से, मगर फिर भी ये अनऑर्थोडॉक्स और मुरीम अलायंस इस पे से अपनी ग्रिप कैसे छोड़ सकती हैं? और वो इसी बात को सोच के वहां से वापस जाने लग जाता है, और जाते हुए भी सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि इस यांगजू कंट्री का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा अलग है। और वहीं दिखाया जाता है ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी के हेडमास्टर, जो कि एक पेड़ के सामने खड़े होके कह रहे होते हैं कि मेरे लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं? और मैंने अभी सच में सोचा था कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हो सका, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता है कैसे कि मुसांग लौट आया और उसने मुझको ठीक कर दिया। तो मैं ये होप करता हूं कि तुम मुझे फ्यूचर में देख के खुश होगे कि मुझे नहीं पता है कि वो एक दुबला पतला सा बच्चा, यहाँ तक कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, वो आज इतने ज्यादा ग्रो हो चुका है। और तुम भी अगर इसे देखते तो इस पे तुम बहुत ज्यादा प्राउड करोगी। और जैसे ही मुसांग लौट के आया है तो जो मार्शल एकेडमी और जो विलेजर्स हैं उन्होंने दोबारा से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दिया है। और आज सुबह ही हमने 20 एडमिशन एप्लीकेशन रिसीव की हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। और इस चीज को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी मार्शल एकेडमी है वो दोबारा से अपने पुराने दिनों को पा रही है। और इसी बात को कह के वो वहां उस पेड़ को सहला रहे होते हैं तो उसको खरोचते हुए कहते हैं, मगर अचानक से एक आदमी यहाँ से कहीं दिख नहीं रहा है कि मेरा सबसे बड़ा बेटा, जो कि यहाँ से बाहर गया था पैसे कमाने के लिए, और ये सभी उसके फादर की कमी थी। और वहां रोते हुए कहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या वो कहीं हर्ट हो गया है, कि मैंने उसको जाने से रोका क्यों नहीं था। मास्टर तेह योंग का नाम लेके वहां उस पेड़ को पकड़ के रो रहे होते हैं, और वहीं पीछे मुसांग होता है जो कि इस चीज को चुपके से देख रहा होता है। और इसके बाद एक ओल्ड मेमोरी का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक लेडी जो कि बुरी हालत में बेड पे पड़ी होती है, और वो कहती है, तेह योंग, तेहो, कि तुम अभी भी छोटे हो। और हमें मालूम पड़ता है कि ये सेक्ट लीडर की वाइफ
तेहो तेहयोंग की मदर हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होने की वजह से चारों डिसाइपल रो रहे होते हैं, मगर मुसांग वहां सख्त बन के खड़ा होता है और वहीं दिखाई जाती है उनकी मदर को, जो रोते हुए कहती है कि अपनी मदर को माफ कर देना, जिसके बाद वो आवाज लगाते हुए कहती है मुसांग। तो मुसांग वहां जाते हुए कहता है यस मैम। तो वो लेडी कहती है क्या तुम मेरे ऊपर एक लास्ट फेवर कर सकते हो? तो मुसांग कहता है यस मैम। तो वो लेडी कहती है कि मैंने तुम तीनों ही डिसाइपल को बहुत ज्यादा प्यार किया है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह, तो क्या तुम इनकी देखभाल कर लोगे कि मेरे तेहयोंग और तेहो को बिल्कुल अपने भाई की तरह रखोगे, क्योंकि ये जो लेडी है वो यहाँ से इनसे पहले जा रही है। और इस बात को सुन के मुसांग भी वहां रोते हुए कहता है ठीक है मैम। तो वो लेडी इस बात को सुन के कहती है कि थैंक्स, कि अब मैं अच्छी तरीके से मर सकती हूँ। और दिखाया जाता है कि ये सभी बातें मुसांग याद कर रहा होता है और वो इस बात को याद करते हुए वहां किसी को लेटर लिखने के लिए तैयार होता है। और वो सोचता है कि जैसे ही ये ग्रेट राइटियस इविल वॉर खत्म हुई तो मैंने अपने आप से इतनी ज्यादा बार वादा किया है कि मैं इसमें दोबारा से नहीं पढ़ूंगा, मगर ये जो अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन है वो इस यांगजू कंट्री को टारगेट कर रहा है। और इसी बात को कह के वो वहां लेटर लिखने के लिए हो जाता है किसी को और आगे बताता है, और जो मेरा फोर्थ ब्रदर है वो मिस हो चुका है, तो इसीलिए ये कोई टाइम नहीं है कि मैं छोटी मोटी बातों की चिंता करूं। और वो उस लेटर में लिखता है कि ये एक रिक्वेस्ट है और प्लीज तुम इसे सीक्रेट रखना। और वो अपने नाम की जगह व्हाइट टाइगर लिखता है, जो कि कोई कोड नेम होगा। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक भिखारी जो कि अपना गाना गाते हुए भीख मांग रहा होता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है तो जो आसपास के लोग होते हैं वो उसकी बदबू की वजह से परेशान होके कहते हैं कि ये कितना ज्यादा स्मेल कर रहा है। और तभी कोई बेगर के ऊपर पानी मारता है और वो एक लड़की होती है और वो गुस्से में कह रही होती है कि तुम बेगर मास्टर, कि तुम हमारे बिजनेस को इसी तरीके से बिगाड़ दोगे। और वहीं उसका पति होता है जो उसे रोकते हुए कह रहा होता है कि हनी रुको। तो वो आदमी कह रहा होता है क्या होगा ये अगर कोई बेगर गैंग का हीरो हो? तो वो लेडी गुस्सा करते हुए कहती है बेगर गैंग, अगर ये कोई बेगर गैंग का हीरो है तो मैं भी एक प्रिंसेस हूँ। और वहीं वो बेगर जो कि खुश होते हुए कहता है कि मैंने अपना फेस धो लिया और इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। और वो अपने मुंह को खोलते हुए कहता है अगर तुम इसी तरीके से फेंकने वाली हो तो मेरे मुंह के अंदर राइस वाइन का बाउल डाल दो। और जैसे ही वो मुंह खोलता है तो उसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा बास आ रही होती है कि वो परेशान हो जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है मुसांग जो कि उससे टकराता है, जिसकी वजह से जो बेगर होता है वो वहीं गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है तो वो हैरान हो जाता है और वो वहां से उठते हुए जंप लगा के तुरंत ही पीछे खड़ा हो जाता है और वो आसपास देखने लग जाता है। और वो देखते हुए सोचता है कि वो कौन था, यहाँ तक कि वो बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं था। और मैंने सोचा भी नहीं था कि एक 5 नोट वाला बेगर, मैं जो कि उसकी प्रेजेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाया जब तक कि वो मुझसे टच नहीं हो गया, तो सच में वो एक ग्रेट मार्शल मास्टर होना चाहिए। और उसके हाथ में एक लेटर होता है और वो इसे देख के हैरान हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि ये मेरे हाथ में कब आया। और तभी वो एक साइन को देख के कहता है कि ये, और वो उस लेटर के कोड को देख के तुरंत उसे अंदर रखते हुए जल्दी से कहता है कि एक ऐसा मिस्टीरियस मार्शल मास्टर जिसको इस कोड के बारे में पता है, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो तो मुझे ये एल्डर को बताना होगा। और वो इसी बात को कह के वहां जंप करते हुए बिल्डिंग पे से चला जाता है। और इस चीज को देख के वो जो लेडी होती है वो हैरान होके कहती है कि वो सच में एक बेगर गैंग का एक्सपर्ट था। और उसका पति भी इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। दिखाया जाता है कि कोई अपने हाथ में रखे गिलास को फोड़ते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, और ये कोई और नहीं ग्रेट देवी गैंग का एक्सटर्नल लीडर होता है। और वो वहां उस लोकल लीडर से कहता है कि यहाँ तक कि चिगोल भी डिफीट हो गया। तो वो लोकल लीडर कहता है यस सर, और ये बातें पूरे यांगजू कंट्री में फैल चुकी हैं और अभी भी उस डुअल की बातें पूरे टाउन में फैलती जा रही हैं और इस वजह से मार्शल एकेडमी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो एक्सटर्नल हॉट लीडर कहते हैं और चिगोल के बारे में क्या?
तो वो लोकल लीडर बताता है कि वो उस डुअल के बाद अचानक से वहां से गायब हो गया और ये संभव है कि वो वहां से भाग गया है डर के मारे कि उसको जो चीज फेस करनी पड़ेगी आगे जाके, इसलिए वो पहले ही भाग गया। तो एक्सटर्नल हॉर्ड लीडर अपने हाथ को पोंछते हुए कहते हैं कि ठीक है, उसको पकड़ के वापस लेके आओ, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तो लोकल लीडर कहते हैं मगर ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी के बारे में क्या? तो एक्सटर्नल हॉर्ड लीडर कहते हैं यांग स्योते, और वहां एक बंदा आ जाता है और इसे देख के वो लोकल लीडर भी हैरान होता है और वो सोचता है कि ये लीडर का गोस्ट स्लेयर है और इसकी जो छुपने की टेक्निक है ये बहुत ज्यादा अच्छी है। और तभी वो स्योते कहता है कि तुमने मुझे बुलाया? तो एक्सटर्नल हॉर्ड लीडर कहते हैं कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो स्योते कहता है कि जो चिगोल था वो एक सेकंड रेट का वॉरियर था और उसको उस पर्सन ने ओवरपावर्ड कर दिया है। तो रूमर्स के हिसाब से देखा जाए तो मैं श्योर कह सकता हूं कि वो एक एक्सपर्ट है, मगर फिर भी वो हंसते हुए कहते हैं ये बात अलग हो जाती है अगर हम उस पे पीछे से हमला करते हैं। तो इस बात को सुन के एक्सटर्नल हॉर्ड लीडर चुप होता है और फिर वो कुछ सोचने के बाद कहते हैं चलो ठीक है कि जैसे ही मुसैंग उस अपनी एकेडमी को छोड़ के जाए तो उस एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर दो। तो इस चीज को सुन के स्योते हैरान होके कहते हैं मगर मुसैंग के बारे में क्या? तो एक्सटर्नल हॉर्ड लीडर कहते हैं कि जब वो अपनी मार्शल आर्ट एकेडमी को इस तरीके से देखेगा कि उसकी ये हालत हो चुकी है तो वो अपने खून के आंसू रोएगा और तभी हम उसके ऊपर पीछे से एक हमला करेंगे और उसकी लाइफ वहीं खत्म हो जाएगी। जिसके बाद मुसैंग को दिखाया जाता है जो कि वहां अपने मार्शल आर्ट एकेडमी के सामने ही झाड़ू लगा रहा होता है और उसी के पीछे कैंग गेट को साफ कर रहा होता है। इतने में वही मूंछ वाला आदमी आते हुए मुसैंग को कहता है कि मास्टर मुसैंग। तो मुसैंग भी कहते हैं हेलो मिस्टर जैम, और इससे हमें पता चलता है कि इनका नाम जैम है। तो मिस्टर जैम कहते हैं कि आप अभी भी पहले की तरह ही इस चीज को साफ कर रहे हो कि ये काम कोई और भी कर सकता है? तो मुसैंग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये मैं शुरू से करते आ रहा हूं जब मैं छोटा था। तो मिस्टर जैम कहते हैं कि तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। और वहीं ऊपर एक खिड़की से एक लड़की इन दोनों को ही देख रही होती है और मिस्टर जैम कहते हैं कि देखने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप सिमिलर हैं मेरी यंगर एज से। तो मुसैंग इस बात को सुन के वो कुछ कहने वाला होता है मगर उससे पहले उसको ये चीज एहसास हो जाती है कि कोई उसे देख रहा है और उस लड़की के साथ भी कोई एक बूढ़ी औरत बैठी होती है जो कहती है कि माय लेडी, पहले ही यहाँ 2 दिन हो चुके हैं जब से तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हें आखिरकार किस चीज का वेट कर रही हो? तो वो लड़की कहती है पापा कि तुम्हें लगता है कि जो लोग हैं वो चेंज हो जाते हैं? तो इस बात को सुन के पापा कहती है कि बदलते हैं, तो इससे आपका क्या मतलब है? तो वो लड़की कहती है कि उसकी पर्सनैलिटी, कि वो पहले बिल्कुल चुप रहा करता था और बिल्कुल आइस की तरह उसका नेचर था, बिल्कुल कोल्ड, मगर अब देखो वो किस तरीके से मुस्कुरा रहा है और सभी से इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहा है और देखने से ऐसा लगता है कि ये पहले से बिल्कुल अलग पर्सन बन गया है। तो पापा कहती हैं कि ऐसा नहीं होता जब अचानक लोग अपनी मौत के करीब पहुंचते हैं। तो इस बात को सुन के वो लड़की गुस्से से घूर रही होती है। तो इस चीज को देख के पापा डरते हुए कहती है कि तुम इस तरीके से क्यों देख रही हो? ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है कि जैसे ही लोग अपनी मौत को देख के आते हैं तो वो बिल्कुल बदल जाते हैं। तभी मुसैंग ऊपर देखने जाता है और वो लड़की तुरंत ही वहां छुपते हुए पापा को भी छुपा लेती है और तभी एक काइट को दिखाया जाता है। तो इसे देख के मिस्टर जैम कहते हैं क्या यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है? तो मुसैंग कह रहा होता है कि ये, मगर इतने में मिस्टर जैम कहते हैं कि सच में ये बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रही है। तो मुसैंग सोच रहा होता है कि आखिरकार वो टाइम आ गया। फिर वो मिस्टर जैम से कहते हैं कि सर, मेरे पास और भी चीजें हैं देखने के लिए, तो इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा और आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो। मिस्टर जैम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और तुम अपना ध्यान रखना।
और पापा वहां से उठते हुए कहती है कि मुझे बहुत जोर से लगी है और वहीं इन्हीं को देख रही होती है। और वहीं पे मूसैंग अपनी वो झाड़ू को कैंग को देते हुए कहते हैं कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो इस एकेडमी को गार्ड करना। और पापा इन्हें देखते हुए कहती है, क्या ये हो सकता है कि तुम उसके लिए वेट कर रही हो? और वो लड़की परेशान होते हुए कहती है कि पापा जल्दी से यहाँ नीचे आ जाओ। और वहीं पापा देखते हुए कहती है कि देखने से ऐसा लगता है कि ये बस एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट एकेडमी का डिसाइपल है, कि मुरिन की एक ग्रेटेस्ट फैमिली से मुरोंग फैमिली का ट्रेजर इस पे अटेंशन क्यों दे रहा है। तो वहां वो लड़की शर्माते हुए कहती है कि किसने कहा मैं इस पे अटेंशन दे रही हूँ, ये तो बस ऐसा है कि मैंने अभी अपना माइंड को प्रिपेयर नहीं किया है। और तभी वो कुछ सेंस करके हैरान हो जाती है। वो तुरंत ही खड़े होके वहां नीचे देखने लग जाती है। तो पापा डरते हुए कहती है कि क्या हुआ? तो वो लड़की सीरियस एक्सप्रेशन में कहती है, वो आदमी। और तभी दिखाया जाता है किसी को जो वहां आ रहा होता है। तो कैंग भी उसे देख लेता है और ये वही स्योते है जो आते हुए हंस के कहता है, ये सच में सरप्राइजिंग है कि मैं यहाँ इस वर्थलेस मार्शल एकेडमी में आया हूँ। तो कैंग गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो? और वो सोच रहा होता है कि ये देखने में डेंजरस लग रहा है। और ये तभी यहाँ एंटर हुआ है जब सीनियर ब्रदर यहाँ से चले गए। और वो कैंग को देखते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें देखने से भी बता सकता हूँ कि तुम एक थर्ड रेट से थोड़े से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट हो, मगर फिर भी तुमने उस चिगोल को वहां हरा दिया। और वहीं कैंग गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि तुम हो कौन? और अपनी झाड़ू को ताकत से पकड़ते हुए कहते हैं, और अगर तुम यहाँ मार्शल डुएल के लिए आए हो तो यहाँ से तुम जा सकते हो, क्योंकि जो हमारी एकेडमी है वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करती। तो इस बात को सुन के स्योते क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहता है कि एक डुएल की चिंता मत करो कि मैं यहाँ एक डुएल के लिए नहीं आया हूँ। तो इस बात को सुन के कैंग कहते हैं, मगर लेकिन इतने में स्योते तुरंत ही कैंग की तरफ बढ़ते हुए एक अटैक सीधा ही उसके पीठ में कर देता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कैंग सीधे ही मार्शल आर्ट एकेडमी के अंदर आके गिरता है। और जिस वजह से वहां तेहो और यांग दोनों इस चीज को देखकर हैरान होते हैं। और वहीं मास्टर अपने डोल को खोलते हुए कहते हैं कि ये किस तरीके की आवाज आ रही है। और कैंग की फिस्ट की वजह से बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो खून की उल्टी करता है, जबकि स्योते अपनी तलवार को लेते हुए आगे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि एक मास्टर डुएल करने के लिए तुम्हें सेम लेवल पे होना चाहिए और तुम तो बस जमीन पे रहने वाले कीड़े हो। और वहीं इस बात को सुन के ही यांग और तेहो दोनों ही अपनी तलवार को निकाल लेते हैं और उस पे गुस्सा कर रहे होते हैं। तो मास्टर कहते हैं वहीं रुको, और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, हमारी मास्टर एकेडमी में भले ही थोड़ी कम स्ट्रेंथ हो, मगर हम भी मुरेम अलायंस का पार्ट हैं और तुम किसी भी तरह की प्रॉब्लम को खड़ी नहीं करना चाहते अपने लिए, तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तो इस बात को सुन के स्योते हंसते हुए कहता है कि तुम आदमी को कितना ही ज्यादा बताओ कि तुम मुरेम अलायंस का पार्ट हो, मगर ऐसा लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और वो हंसते हुए वहां से तुरंत ही उन पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और दिखाया जाता है वो सीधा ही मास्टर के पीछे आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और एक पेड़ को दिखाया जाता है जहां एक बेगर सो रहा होता है और वो तुरंत ही कहता है कि अच्छा कि तुम लेट आए हो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो वहीं मूसैंग आते हुए कहते हैं कि मैं लेट नहीं हूँ सीनियर, आप लेट हैं और 10 दिन हो चुके हैं जब मैंने अपना मैसेज को दिया था और मुझे पता है कि तुम इस बारे में पहले से ही जानते हो। तो वहीं वो बेगर पेड़ से कूदते हुए कहता है कि तुम कितनी ज्यादा रूड तरीके से बोलते हो, तो इससे मालूम पड़ता है कि तुम सच में व्हाइट टाइगर हो। और वो हंसते हुए कहता है, ना ही किसी ने और ना ही इस बूढ़े आदमी ने सोचा कि तुम अभी तक जिंदा होगे। और हमें मालूम पड़ता है कि ये बेगर गैंग का चीफ एल्डर डिवाइन बेगर डिवाइन एल्डर है। जिसके बाद डिवाइन एल्डर कहते हैं कि वॉर के खत्म होने के 2 साल बाद तक तुम कहाँ पे थे, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे किसी भी ट्रेस को नहीं ढूंढ पाया। तो इस बात को सुन के मूसैंग कहता है कि तुम्हारा इसके पीछे कोई रीजन है कि तुम इस तरीके के सवाल पूछ रहे हो, और मुझे लगता है कि इसका तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस नहीं है।
तो इस बात को सुन के डिवाइन एल्डर चुप हो जाते हैं और मूसैंग आगे कहता है, मगर इससे भी ज्यादा ऐसा लगता है कि यहाँ कोई और भी है। तो डिवाइन एल्डर तो अपनी मूंछों को मोड़ते हुए कहते हैं कि मैं बस ये सीक्रेट रखना चाहता था, मगर उसको मुझसे पहले वो लेटर मिल गया था। और तभी दिखाया जाता है किसी और बैगर को जो वहां आते हुए कहता है कि मैं सच में तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। और वो एक हट्टा कट्टा बैगर गैंग की स्पेशल फोर्स यूनिट से होता है और वो आते हुए कहता है कि तुम्हारे सेंसेस पहले की तरह ही शार्प है व्हाइट टाइगर, नहीं कहूं तो पहले से और ज्यादा अच्छे हो गए हैं। तो मूसैंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि नंबर 8, और वो बंदा अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है कि चलो ठीक है फिर। और वो एक स्टैंस लेते हुए कहता है, चलो ये भी देखते हैं कि तुम्हारी एबिलिटी वो भी स्ट्रांग हुई है कि नहीं। और वो इसी बात को कह के वहां से छलांग लगा के सीधे ही अपने फिस्ट का अटैक मूसैंग पे करने के लिए आ जाता है और वहां एक धमाका दिखाया जाता है, मगर मूसैंग ने उसके अटैक को सीधा ही रोक लिया होता है। लेकिन अटैक की वजह से मूसैंग के पीछे बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था और इस वजह से वो बिल्कुल सीरियस फेस लेके खड़ा होता है और मूसैंग भी उसे ही देख रहा होता है। तभी वो बैगर तुरंत ही बहुत जोर जोर से हंसते हुए सीधे मूसैंग को गले लगाते हुए कहता है कि तुम सच में जिंदा हो व्हाइट टाइगर, और मैं सच में ये चीज देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो मूसैंग उसे हटाते हुए कहता है कि आदमी जो है वो गले नहीं मिलते, और कोई क्या ही सोचेगा कि मैं तुमसे कितने ज्यादा क्लोज हूं अगर वो हमको देखता है तो। इस चीज को सुनते ही वो बैगर कहता है कि अगर तुम इस तरीके से कहोगे तो ये सच में मुझे सैड कर देगा। क्या मैं उस डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर में सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट नहीं था तुम्हारे? तो मूसैंग इस बात को याद करते हुए कहता है कि डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर, क्या मैं कह भी सकता हूँ कि वहां कोई फ्रेंड भी था? और तभी मूसैंग इसी बात को कह के हैरान होता है, क्योंकि दिखाया जाता है कि डिवाइन एल्डर ऊपर तुरंत ही आते हुए एक अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और वो सीधा ही उस बैगर पे अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम नंबर 8, तुम बेकार, कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस तरीके की फोर्सफुल विंड को अपने मास्टर के सामने क्रिएट करने की? तुम क्या सोचते हो कि तुम अपने मास्टर को इस डस्ट में पूरा ही गंदा कर दोगे? तो नंबर 8 गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं बस अपने पुराने दोस्त को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और मुझे लगा था कि ये मर गया है, मगर ये अब वापस आ गया है, तो इसी वजह से ये हो गया है। मगर बैगर गैंग का एक ग्रेटेस्ट एल्डर इस तरीके से बेकार कैसे हो सकता है? तो इस बात को सुन के ही डिवाइन एल्डर कहते हैं, क्या तुमने क्या कहा? और तुरंत ही नंबर 8 को पीटते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये बिल्कुल नए कपड़े जो मैंने 2 साल भी नहीं पहने वो बिल्कुल गंदे हो चुके हैं डस्ट में। और डिवाइन एल्डर आगे कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे अपने डिसाइपल को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसे 20 साल से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। तो मूसैंग कहता है, क्या कि नंबर 8 आपका डिसाइपल है? तो इस बात को सुन के डिवाइन एल्डर मूसैंग से कहते हैं कि हाँ ये सही है, ये थोड़ा सा बेकार है, मगर ये सच में मेरा डिसाइपल है और मुझे लगा था कि ये कुछ मिशन पे जाने के बाद थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और नंबर 8 वहां उठते हुए कहता है कि क्या तुम सरप्राइज्ड हो कि मैं एक बैगर हूँ? और वो तुरंत ही अपने फेस पे हाथ रखते हुए कहता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई भी मुझे पहचान ना पाए, क्योंकि बैगर के हिसाब से मेरा जो लुक है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इस बात को सुन वो दोनों इसकी तरफ देखते हैं और इसको इग्नोर करके मूसैंग पूछ रहा होता है कि मेरे पास तुमसे पूछने के लिए कुछ है? तो डिवाइन एल्डर कहते हैं, हाँ तुम बोलो। तो इस चीज को देख के ही नंबर 8 गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मुझे इग्नोर मत करो। और मूसैंग पूछ रहा होता है कि 6 साल पहले आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप कोई भी 3 हेल्प करोगे मेरी, क्या वो जो प्रॉमिस है वो अभी भी वैलिड है? तो डिवाइन एल्डर कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी वो चीज याद है? तो मूसैंग कहता है, अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, तो तुम इस बात को भूल जाओ। तो इस बात को सुनते ही डिवाइन एल्डर कहते हैं कि तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने वर्ड से पीछे हट जाऊंगा? तो ये कुछ भी हो तुम बस मुझसे कह सकते हो और फिर मैं उसकी देखभाल कर लूंगा। तो इस बात को सुन के मूसैंग कहते हैं, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? और तुमने अभी कहा है कि तुम उसकी पूरी देखभाल कर लोगे, चाहे वो कुछ भी हो? तो इस बात को सुन के डिवाइन एल्डर परेशान हो जाता है। वो कहता है, हाँ चलो ये ठीक है, मगर फिर उसे एक सीन दिखाया जाता है जो कि वहां मास्टर पे तुरंत ही अटैक करने वाला होता है, मगर मास्टर अपनी तलवार से उसके उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। तो उसे होता है वहां हंसते हुए कहता है कि तुमने मैनेज कर लिया इसे ब्लॉक करने में। देखने से ऐसा लगता है कि ये जो मास्टर है वो अपने डिसाइपल से थोड़ा अच्छा है, मगर फिर भी क्या मुझे अपनी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए? और इसी बात को कह के वो वहां इतनी तेज से चलने लग जाता है कि उसकी आफ्टर इमेज बन रही होती है। और इसे देख के जो मास्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहे होते हैं कि ये जो मूवमेंट टेक्निक है ये वही कर सकता है जो एक पीक रेट का वॉरियर हो।
यहाँ तक कि मैं अपनी आंखों से इसे देख भी नहीं सकता। और सेवताए हंसते हुए कहता है कि तुम इस तरीके का फेस क्यों बना रहे हो? क्या तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सिर्फ इस सिंपल ट्रिक से? और वो तुरंत ही मास्टर के पीछे आते हुए कहता है कि ये कितना ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो मास्टर तुरंत ही अपनी तलवार की मदद से अपने पीछे घूमते हुए अटैक करते हैं। मगर इतने में सेवताए मास्टर के दूसरी तरफ से पीछे आते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। और इस चीज को देखते हुए ताएहो अपनी तलवार के साथ उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस तरीके का काम करने की, और यहाँ से तुम पीछे हटो। और वो ऐसा ही कह के सेवताए पे एक अटैक करता है, मगर सेवताए उसे डॉज कर देता है। और तभी यांग पीछे से आते हुए कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ। और इसी बात को कह के वो तुरंत ही वहां एक अटैक करता है, मगर सेवताए उसे भी डॉज कर लेता है। और हंसते हुए कहता है कि मुझे तुमको इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई 3 इंसेक्ट एक साथ यूनाइट हो जाते हैं मगर फिर भी वो एक जंगली कुत्ते को नहीं रोक सकते। और इसी बात को कह के वो उन तीनों के और पास घूमने लग जाता है बहुत ज्यादा स्पीड में। तो कांग वहां अपनी बेकार हालत में सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। और ये सोचना कि उसके और हमारे बीच में कितना बड़ा गैप है, कि सीनियर ब्रदर जो थे वो सही कह रहे थे कि मैं कितना भी स्ट्रांग हूं मगर जब मैं यहाँ एब्सेंट होऊंगा तुम्हें इस एकेडमी की रक्षा करनी होगी। और यहाँ तक कि मैं उसका एक ब्लो तक ही अपने ऊपर नहीं ले पाया, कि मैं सच में बिल्कुल पावरलेस हूँ। ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और तभी वहां वो लड़की आते हुए कांग के पीछे हाथ रख के उसके अंदर एनर्जी इंजेक्ट करने लग जाती है। तो इस चीज से कांग परेशान होते हुए वहां से हट जाता है। तो वो लड़की कहती है कि इतना भी सरप्राइज मत हो, मैं बस तुम्हारी इस ट्विस्टेड क्यूआई को वहां से सर्कुलेट करा रही थी। तो कांग पूछता है मगर तुम कौन हो? और तभी सेवताए हंसते हुए कहता है कि अब मुझे बताओ कि सबसे पहले मुझे किसे मारना चाहिए, कि क्या ये ओल्ड मैन या फिर ये सबसे छोटा या फिर ये बड़ा आदमी, या फिर तुम मुझे डिस्कस करके बताओगे कि कौन तुम में से पहले मारना चाहता है। और इस बात को सुन के वहां ताएहो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम हमारे साथ लड़ाई मत करो, कि तुम क्या सोचते हो हम इस बात को सुन के डर जाएंगे। और उसे मास्टर रोकते हुए कहते हैं कि ताएहो वहां मत जाओ। मगर ताएहो चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम में इतनी हिम्मत ही है तो मेरे पास आओ। तो इस चीज को देख के सेवताए हंसते हुए कहता है कि अच्छा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लकी तुम हो। और सेवताए सीधा ही ताएहो पे अटैक करने के लिए उठ जाता है। और इसे देख के मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं, मगर दिखाया जाता है कि बीच में उसकी तलवार को कोई 2 उंगली से रोक लेता है और वो वही लड़की होती है। और इस चीज को देख के सेवताए बहुत ज्यादा हैरान होता है। और वो लड़की कहती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा ब्रेव हो या स्टूपिड हो। और वो इसी बात को कह के अपने हाथ से ही उसकी तलवार को घुमा देती है, जिसकी वजह से उसका जो इफेक्ट होता है और उस तलवार के साथ सेवताए का हाथ भी वहीं फट जाता है। और वो लड़की कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक ऐसी मार्शल आर्ट एकेडमी से उलझने की जो कि मुरीमलाइन से एफिलिएटेड है, वो भी मेरी आंखों के सामने। हमें दिखाया जाता है कि सियोटे का हाथ अलग हो जाने की वजह से वो वहां बहुत जोर जोर से चिल्ला के कह रहा होता है कि मेरा हाथ मेरा हाथ। और वो लड़की सीधे ही आके सियोटे के सीने पे पैर रखते हुए कहती है कि बताओ मुझे। और वो अपनी तलवार दिखाने लग जाती है कि मुझे एक ऐसा रीजन बताओ जिससे मैं यहाँ तुम्हारा सिर अलग ना करूं। गुआनडोंग गोस्ट स्लेयर सियोटे। और इस बात को सुन के ही सियोटे परेशान होते हुए कहते हैं कि तुम क्या सोच रही हो कि तुम किसके बीच में टांग अड़ा रही हो। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ये जो आंसर है वो मुझे पसंद नहीं आया, तो यहीं पे मरो। और वो तुरंत ही अपनी तलवार को निकाल के सीधे सियोटे पे चला देती है, और जिसकी वजह से सियोटे इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी मास्टर तुरंत ही वहां रुकने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से सियोटे की गर्दन वहां बच जाती है। तो इस चीज को देख के ताएहो कहते हैं कि फादर, तो मास्टर कह रहे होते हैं क्या तुम इसकी जो जान है वो अभी के लिए छोड़ सकती हो। और इस चीज को सुन के वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है, और ताएहो चिल्लाते हुए कहते हैं कि फादर, आपका इससे क्या मतलब है कि यही वो पहले था जिसने हमें मारने की कोशिश करी, मगर फिर भी तुम इस लेडी वॉरियर से क्यों मना कर रहे हो। तभी फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं इस चीज को जानता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं इस आदमी के बारे में सोच रहा हूँ मगर। तो वो लड़की कहती है कि तुम इसके बाद होने वाली घटना के बारे में सोच रहे हो, कि ऐसा हो सकता है कि ये अकेला ना हो। मैंने सही कहा। तो इस बात को सुनते ही मास्टर कहते हैं कि हाँ, कि मेरे पास आगे बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं है। और इस बात को सुन के सियोटे हंसते हुए कहते हैं कि तुमने सुन लिया,
यही वो रीजन है जिससे तुम्हें मेरी जान को छोड़ देना चाहिए। तो वो लड़की अपनी तलवार को रखते हुए कहती है, अगर यही बात है तो ये और भी अच्छा है कि अब तुम यहाँ जिंदा रहने वाले हो। और वो तुरंत ही अपने पैर को उठाने लग जाती है और इसे देख के सियोते हंसते हुए कहते हैं कि सही है कि अब तुम यहाँ शोर मचाना बंद करो। मगर वो लड़की कहती है, क्योंकि अब मुझे ढूंढना है कि तुम्हारे पीछे कौन है और इस वजह से मुझे तुम्हें इंटेरोगेट करना होगा। और इसी बात को कह के वो तुरंत ही एक अटैक करने के लिए तैयार होती है। यहाँ पे सियोटे इसे देख के हैरान होता है। वो कहते हैं क्या? और तुरंत ही वो लड़की सीधा ही सियोटे के सीने पे अपने पैर से हमला करके उसको घायल कर देती है। और फिर वो लड़की मुड़ते हुए कहती है मास्टर से कि मैंने तुम्हें पहले अपना नाम नहीं बताया कि मैं मुरोंग ग्योमवा हूँ, जो कि मुरे मिलायंस की नॉर्दर्न कमांड की चीफ पेट्रोलर हूँ। और हमें बताया जाता है कि ये हेवनली स्वॉर्ड गॉडेस मुरोंग ग्योमवा है। तो इस बात को सुन के ही मास्टर और सभी वहां बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर मुसांग डिवाइन एल्डर से बात कर रहा होता है कि तुम्हें जंग त्यांगहोम को ढूंढना है। तो डिवाइन एल्डर कहते हैं कि मुझे खाली बस उस बच्चे को ही ढूंढना है और इसलिए तुमने मुझे यहाँ पे बुला लिया। तो मुसांग कहते हैं ये ठीक है, यहाँ तक कि तुम्हें उसके बारे में एक छोटा सा भी क्लू मिलता है तो तुम उसे भी बता सकते हो। और मैं इस चीज को ऐसे समझूंगा जैसे कि तुमने मेरे पूरे फेवर लौटा दिए हैं, जैसा तुमने प्रॉमिस किया था। तो इस बात को सुन के वहां नंबर 8 चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम इस तरीके से मास्टर के हेल्प कार्ड को मना कैसे कर सकते हो, और तुम उन तीनों प्रॉमिस को एक पर्सन को ढूंढने के लिए कैसे कह सकते हो। अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो तुम उन दोनों प्रॉमिस को बाद में मेरे लिए छोड़ सकते हो। तो इस बात को सुन के मुसांग कहते हैं कि तुम ऐसा मत बोलो कि ये जो मैटर है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और दिखाया जाता है कि नंबर 8 एक फिस्ट खा के वहां पड़ा होता है और डिवाइन एल्डर कहते हैं कि वो जो किड है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो इसलिए तुम उसको फाइंड करना चाहते हो। मगर फिर भी ये बहुत ज्यादा हो गया है कि तुम एक सिंगल रिक्वेस्ट की जगह अपनी तीनों रिक्वेस्ट को एक पर्सन के लिए ही खो रहे हो। मगर मैं जो है इसे सिर्फ एक ही मान के चलूंगा कि मैंने ये तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक ही फेवर किया है और तुम्हारे 2 फेवर अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि मेरी भी कुछ प्राइड है। तो वहां मुसांग जाते हुए कहते हैं चलो ठीक है, तो मैं तुम्हारे कांटेक्ट का इंतजार करूंगा। तो डिवाइन एल्डर कहते हैं कि देखो व्हाइट टाइगर। तो व्हाइट टाइगर वहीं रुक जाता है और वहीं नंबर 8 जो कि अपने मास्टर पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और डिवाइन एल्डर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो वॉर है वो खत्म हो गई। और वो गुस्सा करते हुए अपने डिसाइपल से कहते हैं कि तुम ब्रैट अपने फिस्ट को यहीं रखो, वरना तुम बहुत पीछे जाने वाले हो। तो मुसांग इस बात को सुन के चुप होता है और फिर वो पलटते हुए कहते हैं कि ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है, तुम मुझे इस मुरे मलायंस के अफेयर्स में बिल्कुल इन्वॉल्व मत करो। इसी बात को कह के वो तुरंत ही यहाँ से चला जाता है और वो इतनी तेजी से जाता है कि ऐसा लगता है कि वो वहां से गायब हो गया। और इस चीज को देख के वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और डिवाइन एल्डर इसे देख के कहते हैं कि व्हाइट टाइगर क्या सच में इसके पास इतनी ज्यादा अच्छी मार्शल आर्ट थी शुरू से, यहाँ तक कि मैं उसकी मूवमेंट को भी नहीं देख पाया। और वो तुरंत ही अपने डिसाइपल से कह रहे होते हैं कि कैसे भी तुम्हें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना होगा, तो जल्दी से तुम जंग त्यांगहोम को ढूंढो। तो इस बात को सुन के ही पलटते हुए नंबर 8 कहते हैं कि ये कोई मेरा मैटर नहीं है और मास्टर तुम अपने मैटर में मुझे मत मिलाओ। और वो इतना कह पाता ही है कि उससे पहले डिवाइन एल्डर एक फिस्ट का अटैक उसके मुंह पे कर देता है और वहीं सीन चेंज हो जाता है। और अब दिखाया जाता है कि मुसांग वहां अपनी एकेडमी में लौट आया होता है और जैसे ही वो गेट खोल के अंदर देखता है तो वो कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि तायहो वहां लोअर पे पड़े हुए खून को साफ कर रहा होता है। और वो खुश होके कहते हैं सीनियर ब्रदर आप आ गए, जबकि वहीं मुसांग इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। इस चीज को देख के बहुत ज्यादा परेशान होके तायहो के पास जाते हुए कहता है कि क्या हुआ। तो तायहो वहां खड़ा होते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर देर नहीं हुई जब तुम यहाँ से गए थे और तब एक लेडी आई। और वो इतना कह पाता है कि मुसांग कहता है एक लेडी, और वो तुरंत ही तायहो को चेक करते हुए कहता है क्या तुम्हें कहीं लगी है या फिर मास्टर को कुछ हुआ है
कि सभी लोग ठीक हैं। और तुम क्या कह रहे थे वो लेडी के बारे में? तो तायहो कहता है कि मैं ठीक हूँ सीनियर ब्रदर। तो मुसांग उसे छोड़ते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था। मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं यहाँ से कुछ देर के लिए चला जाऊंगा तो यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो तायहो कहता है कि जो सीनियर कैंग है वो इंटरनल इंजरी से सफर कर रहे हैं और जो मास्टर और सभी लोग थे वो बहुत ज्यादा डेंजर में थे जब तक यहाँ चीफ पेट्रोलर नहीं आ गई। और वो लेडी अपने आप को मुरेम अलायंस की चीफ पेट्रोलर बता रही थी और उसने उस एनिमी को पकड़ लिया है और उसकी सारी क्यूआई सेंटर को क्रिपल कर दिया है और उसको बंद कर दिया है अपने पर्सनल इंटरोगेशन करने के लिए बाद में। तो इस बात को सुन के ही मुसांग पूछ रहा होता है कि मुरेम अलायंस की चीफ पेट्रोलर कि इतना हाई रैंक का ऑफिसर यहाँ इस कंट्री साइड की मार्शल एकेडमी को विजिट करने क्यों आया है? तो वहीं तायहो इस बात को सुन के कहने लग जाता है कि मुझे पक्का नहीं पता है कि उसने कहा था कि वो बस यहाँ से गुजर रही थी। तो इस बात को सुन के मुसांग सोचते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पर्सन जो कि मुरेम अलायंस में बहुत ज्यादा नोबल स्टेटस रखता है वो बस इस गांसू में इस तरीके से आ गया। वैसे छोड़ो, पहले मुझे उसको थैंक्स कर देना चाहिए कि वो चीफ पेट्रोलर कहाँ पे है। तो तायहो इशारा करते हुए कहता है कि वो फादर के साथ चाय पी रही हैं और मैं बस इसे तुमसे कहने वाला था कि जैसे ही तुम आ जाओ तो उनसे ग्रीट कर लो। तो मुसांग वहां से जाते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तो जल्दी से यहाँ से काम खत्म करके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो तायहो कहता है ठीक है। अब हॉल का सीन दिखाया जाता है। मास्टर खुश होते हुए कहते हैं, क्या ये बिल्कुल सही है कि तुम सच में वो ड्रैगन स्टार वॉरियर पपा हो जो कि मुरिम की टॉप 100 मार्शल मास्टर में से आती हैं? कि मैंने सोचा भी नहीं था कि 2 हाई रैंकिंग मुरेम अलायंस के नोबल पर्सन यहाँ हमारी इस एकेडमी की हेल्प करने आएंगे, कि हमारी जो एकेडमी है वो सच में इससे बहुत ज्यादा ब्लेस हो गई है। तो इस बात को सुन के ही पपा कहती हैं कि तुम कितने ज्यादा सही हो कि जो हमारी लेडी है वो खुद यहाँ तुम्हें हेल्प करने के लिए आई, तो तुम्हें इनका सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। तो इस बात को सुन के ही मुरोंग अपने पैर से छोटा सा अटैक पपा के पैर पे कर देती है। इससे पपा के दर्द होने लग जाता है और मुरोंग उसे पकड़ते हुए कहती है, पपा तुम इस तरीके से क्यों कह रही हो कि ये तो चीफ पेट्रोलर की जॉब है और वैसे ये जो टी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो वही मास्टर खड़े होते हुए कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं जो रीजन था वो भूल गया था, मगर मुझे तुमको बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रीट करना चाहिए। और वो ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मैं एक और बार तुमको थैंक यू बोलना चाहता हूँ लेडी मुरोंग, हमारी जान बचाने के लिए। और तभी वहां मुसांग आते हुए कहते हैं कि मास्टर मैं हूँ, ह्यूक मुसांग हूँ। तो वहां मास्टर खुश होते हुए कहते हैं कि तुम अंदर आ जाओ। तो वहीं मुसांग अंदर आते हुए कहते हैं कि मैंने सुना था कि यहाँ हमारा एक सेवियर है। और तभी वो कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और वहीं मास्टर खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ, कि तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो और तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो इनको कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी एकेडमी को बचाया है, कि ये ड्रैगन स्टार पपा हैं और ये नॉर्डर्न चीफ पेट्रोलर मुरोंग ग्योमवा है। और वहीं मुसांग इनको देख के बिल्कुल चुप खड़ा होता है और मास्टर कह रहे होते हैं मुसांग, और दिखाया जाता है तुरंत ही वहां मुरोंग भी खड़ी हो जाती है और सीधा ही मुसांग के पास पहुंच जाती है और मुसांग के चेहरे पे हाथ रखते हुए कहती है कि व्हाइट टाइगर, और वो खुश होके रोते हुए कहती है कि आखिरकार, और वो तुरंत ही मुसांग के गले लगते हुए कहती है कि हम मिल ही गए। मुरोंग और व्हाइट टाइगर दोनों एक साथ होते हैं। तो इस चीज को देख के मुसोंग मुरोंग को हटाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पहचानने में कोई गलती हो गई है, क्योंकि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसको तुम ढूंढ रही हो और मैं किसी भी चीफ पेट्रोलर को नहीं जानता हूँ। तो इस चीज को सुनते ही मुरोंग कह रही होती है कि व्हाइट टाइगर तुम इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहे हो कि ये मैं हूँ। लेकिन वही मुसोंग ग्रीट करते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि तुमने हमारी मार्शल आर्ट एकेडमी को एक बड़े खतरे से बचाया है, तो मैं
ह्युक मूसोंग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ तुम्हारा। तो वहीं मूरोंग मूसोंग के हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि तुम इस तरीके से खेल क्यों रहे हो, कि तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूँ कि ये मैं हूँ नंबर 5, और तुम इस तरीके से प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते, यहाँ तक कि हमने वो 5 साल उस नर्क में एक साथ गुजारे थे। तो वहीं मूसोंग तुरंत ही मूरोंग के हाथ को झटका देता है और मूरोंग से कहता है कि प्लीज यहीं पर रुक जाओ, क्या तुम मेरे वर्ड को समझ नहीं पा रही हो, या फिर सभी हाई ऑफिशियल बिल्कुल इसी तरीके के होते हैं। मैंने ये तुमसे बिल्कुल क्लियर कह दिया है और मैं तुमसे एक और बार कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और वहीं इस चीज को देख के मूरोंग रोते हुए कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वहीं मूसोंग गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन इस चीज को देख के मूरोंग बहुत ज्यादा परेशान होकर रोते हुए कहती है कैसे, और पापा गुस्सा करते हुए कहती है कि ये बंदा। और वहीं मास्टर गुस्सा करके चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ह्युक मूसोंग, कि तुम इतने ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल कैसे हो सकते हो, यहाँ तक कि जो जानवर होते हैं वो भी ली गई हेल्प को याद रखते हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस तरीके का एरोगेंट फेस इस तरीके से इनके ऊपर बना सकते हो जिन्होंने हमारी मार्शल आर्ट अकेडमी को बचाया है, कि मैंने तुम्हें इस तरीके का रूड बिहेवियर बिल्कुल नहीं सिखाया है, जल्दी से यहाँ पे माफी मांगो। तो इस बात को सुनकर मूसोंग वहाँ चुप खड़ा होता है और वो तुरंत ही मूरोंग से कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने अपना टेम्पर खो दिया था। और वो तुरंत ही वहाँ झुकते हुए कहता है कि मैं सच में डिसरिस्पेक्टफुल हो गया था, अपने बिहेवियर के लिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा माफी मांगता हूँ चीफ पेट्रोलर, कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये भूल जाओ जो भी चीजें मैंने अभी यहाँ की थी। तो वहीं इस बात को सुनकर मूरोंग कहती है कि बहुत अच्छे, कि मैं इसे भूल गई। तो मूसोंग कहता है कि थैंक यू, तुम मेरी बातों को समझ गई। लेकिन मूरोंग गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम सोच रहे थे कि मैं यही कहूंगी। तो इस बात को सुन के ही मूसोंग वहाँ हैरान होकर ऊपर देखने लग जाता है और वहीं दिखाया जाता है मूरोंग को जो गुस्सा करते हुए एक फिस्ट का अटैक सीधे ही मूसोंग पे करते हुए कहती है कि तुम बेकार। और उस पंच की वजह से जो मूसोंग होता है वो डोर को तोड़ते हुए बाहर आके गिरता है। इसकी वजह से उसके मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। और वहीं मूरोंग आते हुए कहती है यहाँ तक कि तुम अचानक से गायब हो गए और मुझे इतना ज्यादा चिंता करवा दिया, और आखिरकार जब मुझे तुम्हारे बारे में 2 साल बाद मालूम पड़ा तो मैं तुमसे मिलने के लिए आई। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है फिर भी तुम इस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो और तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। और वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम्हें लगा था कि मैं ये कहूंगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें किसी और की तरह समझ रही हूँ। क्या तुमने यही सोचा था कि मैं ये कहूंगी तुम बेकार, कि मुझे लगता है कि तुम अपने सेंसेस को खो चुके हो टाइम के साथ में, कि मैंने तुम्हें नहीं देखा है मेरे डियर व्हाइट टाइगर। और वहीं मूसोंग कहता है कि मुझे ये कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कोई व्हाइट टाइगर नहीं हूँ। तो मूरोंग चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे झूठ को नहीं देख सकती, यहाँ तक कि तुम्हारी हर एक तरह की हैबिट, कि तुम किस तरीके से गुस्सा होते हो, कब खुश होते हो और किस तरीके से दुखी होते हो, यहाँ तक कि तुम किस तरीके से बोलते हो और किस तरीके से चीजों को एक्सप्रेस करते हो, ये सभी चीजें मैं अभी तक एक भी बार नहीं भूली। और वो रोते हुए कहती है तुम इस तरीके से बार बार क्यों कह रहे हो कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते, और यहाँ तक कि यही नहीं कि तुम अपना इस तरीके का फेस बना रहे हो जैसे तुम्हें कहीं लग गई है। और मूरोंग तुरंत ही अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इस तरीके से ही खेलना चाहते हो। तो वो पीछे पलटते हुए कहती है मास्टर। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ, तुम मुझे बुला रही थी चीफ पेट्रोल। तो मूरोंग कहती है अगर मैं तुम्हें ज्यादा ट्रबल ना पहुंचाऊं तो क्या ये अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ कुछ दिन और रुक जाऊं। तो इस बात को सुन के मूसोंग वहाँ हैरान हो जाता है और मास्टर और पापा दोनों ही हैरान होते हैं। मगर वही मास्टर कहते हैं क्या तुम ये कह रही हो तुम यहाँ रुकने वाली हो इस मार्शल आर्ट अकेडमी में। और इस बात को सुन के मूसोंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहती हो। तो मूरोंग कहती है कि सर मूसोंग, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकती जब तक मैं इस सिचुएशन को समझ ना लूं। तो मास्टर कहते हैं कि तुमने मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी है, क्योंकि जो हमारी ड्रैगन टाइगर मार्शल आर्ट एकेडमी है वो मुरेम अलायंस का पार्ट है। और जैसे कि हमने ओथ ली थी कि जो कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल जैसे कि चीफ पेट्रोलर की हमसे यहाँ रहने के लिए पूछेंगी तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो इस तरीके की जगह पे रहने में तो तुम जितना चाहे उतना रह सकती हो। तो इस बात को सुन के ही मूरोंग खुश होते हुए कहती है सच में। और वही मूसोंग चिल्लाते हुए कहता है मास्टर। तो मूरोंग कहती है कि तुम्हारी काइंडनेस के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। तो मास्टर वहाँ से चलते हुए कहते हैं कि तुम मुझे फॉलो
करो कि मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें किस जगह पे रहना है। और इस चीज को देख के मूसोंग अपने माथे पे हाथ मारते हुए कहता है, क्या तुमने इस बारे में बताया था इसे? नंबर 8। और वही नंबर 8 वही छत पे बैठा होता है और वो अपने सिर को खुजाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगा था कि ये इस तरीके से हो जाएगा, कि मुझे लगा था कि हम तीनों एक साथ ड्रिंक कर सकते हैं। और वो तुरंत ही वहाँ कूदते हुए मूसोंग के पास आके कहते हैं, मगर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं इससे इस चीज को छुपा सकता था, क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ से गायब हो गए थे तो वो बिल्कुल पागलों की तरह तुम्हें 2 साल तक ढूंढती रही, यहाँ तक कि ये बात हर किसी ने सोच ली थी कि तुम मर गए हो और हर किसी ने उसको गिव अप करने के लिए कह दिया, मगर फिर भी वो हर किसी से लड़ती रही बिल्कुल पागलों की तरह। तो इस बात को सुन के मूसोंग हैरान होके कहता है कि पूरे 2 साल? तो नंबर 8 कहता है, हाँ ये सही है कि मैंने कभी भी नंबर 5 को इस तरीके से नहीं देखा था। तो मूसोंग वहाँ चुप हो जाता है और वहीं नंबर 8 अपनी बोतल का ढक्कन खोलते हुए ड्रिंक करते हुए कहता है, मगर तुम इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हें देखने से लगता है कि तुम पहले से बिल्कुल चेंज नहीं हुए। क्या ये हो सकता है कि तुम उस आदमी से मिलने के बाद इस तरीके से एक्ट कर रहे हो? तो इस बात को सुन के मूसोंग तुरंत ही एक हाथ से नंबर 8 के हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे से उसके मुंह को बंद कर देता है। और इस चीज को देख के नंबर 8 सोचने लग जाता है कि ये क्या था, कि यहाँ तक कि मैं कुछ भी करके इसे रेजिस्ट नहीं कर पाया। और वहीं मूसोंग कह रहा होता है कि यहाँ पे तुम अपने शब्द को देखो, कि तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें देखने के लिए है कि तुम किस जगह पे हो। नंबर 8 सोच रहा होता है कि इससे भी ज्यादा, यहाँ तक कि मैं इससे स्ट्रेंथ के मामले में भी पीछे हो गया। और मूसोंग कहता है कि तुम ही खाली वो पर्सन हो जो जानता है कि मैं उस आदमी से मिला था। और वहीं नंबर 8 सोच रहा होता है कि ये सच में आदमी जो कि हाईएस्ट क्लास के बॉटम पे था 2 साल पहले, इस तरीके से कैसे हो सकता है। और मूसोंग आगे कहता है, अगर नंबर 5 को इस बारे में मालूम पड़ा तो सच में मैं यही समझूंगा कि इसके पीछे कल्प्रिट तुम ही हो। क्या ये तुम्हें समझ में आया? और वो तुरंत ही अपना हाथ हटा देता है। तो नंबर 8 अपने मुंह को पकड़ते हुए ठीक करने लग जाता है और मूसोंग कहता है कि मुझे माफ कर देना, कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए और अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा कर देना चाहिए। फिर मूसोंग ने उसकी बोतल उससे छीन ली होती है और नंबर 8 कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो मूसोंग वहां से जाने लग जाता है और खुश होके बोतल दिखा के कहता है, वैसे इस ड्रिंक के लिए थैंक यू, मैं अपने फ्रेंड की सिंसियरिटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। और इस चीज को देख के नंबर 8 हैरान होके कहता है, क्या ये मेरी चाइनीज वाइन है? और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये मैंने मास्टर से बहुत ज्यादा मुश्किल से चुराई थी। मगर इतनी देर में मूसोंग वहां से चला जाता है और नंबर 8 गुस्सा करते हुए कहता है, ह्यूक मूसोंग तुम बेकार। जिसके बाद से सोटाई का सीन दिखाया जाता है जो कि एक खंबे से एक कमरे में बंधा हुआ होता है। तो वहीं पर कोई आ रहा होता है तो सोटाई इसे देख के कहता है कि तुम कौन हो? और वो सोचने लगता है यहाँ तक कि जो सभी डोर हैं और सभी चीज बंद है, मगर फिर भी ये यहाँ कब आ गया? और वो बंदा सीधे अपने हाथ से एक चाकू निकालता है। तो सोटाई इसे देख के कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे इंटेरोगेट करने के लिए आए हो, मगर ये बहुत ज्यादा बेकार है। मेरे पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकूं, तो तुम अपने लिए ट्रबल क्रिएट मत करो और जल्दी से मेरे सिर को काट दो, कि मेरा जो सीधा हाथ है और जो QI सेंटर है वो पहले से बेकार हो चुके हैं। तो मैं बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह ही हूँ। तो इस बात को सुन के वो आदमी कुछ नहीं कहता और तुरंत ही एक सीधा अटैक सोटाई के ऊपर कर देता है। मगर वो अटैक सोटाई पे नहीं बल्कि वो जिस रस्सी से बंधा था उसे काट देता है। इसे देख के सोटाई हैरान होता है और वो उस आदमी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो आदमी भी एक इशारे से उसको चुप होने के लिए कह देता है कि उसने अपने फेस को बिल्कुल कवर कर रखा होता है।